1 दिसंबर 2019 इस दिन शाम का टाइम था। इंदौर के मोहल्ले शमशान नगर का रहने वाला अमितेश एकदम जोर से चिल्लाया कि निखिल, शिवानी को सांप ने काट लिया है, जल्दी आओ और वो बेहोश हो चुकी है, मेरी तुम मदद करो, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना है। शिवानी अमितेश की पत्नी थी। निखिल कुमार खत्री उसका किराएदार था। जिस टाइम पर अमितेश ने उसे आवाज लगाई थी वो रात का खाना बना रहा था। उसने जल्दी से अपने गैस को बंद किया और सब कुछ वैसे का वैसा ही छोड़कर वो बेडरूम में जा पहुंचा, क्योंकि शिवानी उस टाइम पर बेडरूम में ही थी। उसने देखा कि शिवानी बेड पर पड़ी हुई है, उसी के पास बेड पर एक काला कोबरा सांप भी मरा पड़ा है। अमितेश बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। शिवानी के पास पड़े सांप को देखकर निखिल को समझते हुए ये देर नहीं लगी कि इसी सांप ने शिवानी को काटा है। और उसके आते ही अमितेश ने ये कहा कि निखिल, जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी अगर इलाज मिल गया तो शायद शिवानी बच भी सकती है, देर होने पर सांप का जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है। दोनों शिवानी को उठाकर बाहर लेकर गए। बाहर अमितेश की कार खड़ी हुई थी, उसे कार में लेटाया गया और जब अमितेश उसे लेटाकर अंदर जाने लगा तो निखिल ने यह सोचा कि चाबी लेने के लिए जा रहा होगा, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक बरनी थी जिसमें वही मरा हुआ सांप था जिसने शिवानी को काटा था। उसे देखकर निखिल ने यह पूछा कि इसे कहां पर लेकर जा रहे हो? डॉक्टर को दिखाकर ये बताएंगे कि इसी सांप ने इसे काटा है, अमितेश ने कहा और बरनी को पीछे वाली सीट पर शिवानी के पास रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। साइड वाली सीट में निखिल के बैठते ही ये कार आगे बढ़ने लगी। शिवानी को वो इंदौर के जाने माने हॉस्पिटल MYS लेकर चले गए थे। अमितेश ने डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने शिवानी को काटा है। डॉक्टर समझ गए कि इसकी मौत तो हो चुकी है। अब अमितेश के अनुसार शिवानी की मौत सांप के काटने से हुई थी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने शिवानी की डेड बॉडी को बड़े ही आराम से देखा तो उन्हें ये केस बहुत गड़बड़ लग रहा था। शिवानी के हाथ पर 3 काले गहरे निशान थे जो सांप के काटने के बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन साथ ही इसके शरीर पर चोट के भी बहुत सारे निशान थे। अमितेश बार बार ये कह रहा था कि शिवानी की मौत सांप के काटने से हुई है। सांप के काटने के निशान भी उसके बाएं हाथ पर मौजूद थे। यही नहीं, उसने वो डॉक्टर्स को वो सांप भी दिखाया जिसने शिवानी को काटा था। डॉक्टर्स ने जब देखा जहां सांप ने काटा है वहां पर तो नीले रंग के निशान थे, लेकिन बाकी का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, जबकि सांप के काटने से मरने वाले की पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है। डॉक्टर्स का जब ये शक विश्वास में बदला कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उन्होंने हत्या की शक होने की सूचना हॉस्पिटल को दे दी थी। अमितेश पतेरिया कनाडिया एक लोकेलिटी है वहां रहा करता था और वहीं कनाडिया पुलिस स्टेशन में डॉक्टर्स में से किसी एक ने कॉल किया और पुलिस वालों को ये सारी बात डिटेल में बताई। और जैसे ही पुलिस वालों को इन सब के बारे में पता चला तो वो तुरंत हॉस्पिटल MYS पहुंचे। पुलिस वालों को देखकर अमितेश एकदम घबरा चुका था, पर वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि शिवानी की मौत सांप के काटने से ही हुई है। अमितेश भले ही अपनी बात पर अड़ा हुआ था, लेकिन जब पुलिस वालों ने शिवानी की डेड बॉडी को देखा, उसका पूरा निरीक्षण किया, तो उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि अमितेश यहाँ पर झूठ बोल रहा है। इसकी वजह यह भी थी कि सांप के काटने से मरने वाले की बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है, जबकि शिवानी का शरीर एकदम सफेद था। इसके अलावा उसकी बाईं आंख के नीचे चोट का निशान भी मौजूद था। दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर खींचे हुए थे, हाथों की मुठियां एकदम बंद थी और नाक के बाहरी किनारों की चमड़ी छिली हुई थी, जैसे किसी चीज से वो रगड़ी गई हो। अब यहाँ पर अमितेश जिस कोबरा सांप को उस बरनी में भरकर लेकर आया था, वो कोबरा सांप मध्य प्रदेश में पाया ही नहीं जाता। सबसे बड़ा सवाल तो यही था। अब ये यहाँ पर सांप आया कैसे? और जिस तरह से सांप को कुचला गया था, उस तरह से एक सांप को कुचलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोबरा बहुत फुर्तीला होता है। पुलिस वालों को ये लग रहा था कि सांप को पकड़कर मारा गया है। और इसी सब के अलावा एक बात ये भी थी, अगर ये क्राइम बरसात के मौसम का होता तो एक बात तो मान भी लिया जाता कि सांप कहीं से आ गया होगा, पर ठंड के मौसम में शहर के बीचों बीच बेडरूम में जाकर सांप एक किसी इंसान को काट ले, ये बात किसी के भी गले से उतर ही नहीं रही थी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर अनिल सिंह ने शिवानी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसके बाद क्राइम सीन को ढंग से निरीक्षण किया गया। वहां अमितेश के घर जाकर बेडरूम का ढंग से निरीक्षण किया गया। बेड पर बिछी चादर इस तरह से अस्त व्यस्त हुई थी जैसे कि उस पर लेटने वाला खूब छटपटाया हो। बेड पर 2 तकिए मौजूद थे, उनमें से एक तकिए के कवर पर लार का निशान था। पुलिस वालों ने तकियों के कवर और बेडशीट को तुरंत फोरेंसिक
फॉरेंसिक टीम को भिजवा दिया था। अनिल सिंह ने अभी तक जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में पाया था और जो इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने ये सारी चीजें अपने बड़े अधिकारियों को बताई। निखिल और अमितेश से पूछताछ करने से पहले उन्होंने शिवानी की मौत की सूचना उसके मायके वालों को देना बहुत जरूरी समझा था। और उसके बाद पुलिस वालों ने अमितेश से शिवानी के माता पिता का नंबर लिया, उन्हें कॉल किया, उन्हें तुरंत ये सारी बातें बता दी गई। तो उन्होंने सीधा ये आरोप लगाया कि शिवानी की मौत सांप के काटने से हुई ही नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। अनिल सिंह ने उनसे इंदौर आने के लिए कहा और निखिल कुमार खत्री से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ में निखिल ने जो कुछ भी देखा था वो सच सच उसने बता दिया। अमितेश से घर वालों के बारे में जब पूछा गया तो उसने ये बताया कि उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया दोनों बच्चों बेटी वेदिका और बेटे वैदिक को लेकर गांव में रहने वाली उसकी बहन ऋचा चतुर्वेदी के घर पर गए हैं। पुलिस वालों ने उन्हें तुरंत कॉल किया और शिवानी की मौत की सूचना दी और उन्हें इंदौर आने के लिए कहा। अगले दिन सभी लोग इंदौर पहुंच चुके थे। ललितपुर से शिवानी के पिता और भाई भी यहां पर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने एक बार फिर अमितेश कुमार पटेरिया, पिता ओम प्रकाश पटेरिया, बहन ऋचा, किराएदार निखिल कुमार से आराम से उन्हें बिठाया अलग अलग जगह पर, अलग अलग कमरों में, और फिर उनसे पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सभी के बयान अलग अलग पाए गए थे। इससे पुलिस वालों का शक एकदम विश्वास में बदल चुका था। लेकिन यहाँ पुलिस वालों को अब सबूत इकट्ठे करने थे और यहाँ शिवानी के पिता और भाई का कहना यह था कि अमितेश का नोएडा में रहने वाली किसी लड़की से प्रेम संबंध चल रहा है। वो लड़की नोएडा में उसके साथ लिव इन में रहा करती थी, इसीलिए वो शिवानी को साथ नहीं रखा करता था। उसने शिवानी से तलाक के लिए एक केस भी फाइल किया था, लेकिन बाद में उसने खुद ही वो केस वापस ले लिया था। उस लड़की को लेकर शिवानी और अमितेश में अक्सर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। पति पत्नी के बीच में विवाद की बात अमितेश ने और उसके घर वालों ने भी स्वीकार कर ली थी। पुलिस वाले चाहते तो अमितेश को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन वो किसी साधारण परिवार से नहीं था, इसीलिए पुलिस वालों को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था। तीसरे दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो ये सारा केस साफ हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शिवानी की मौत हॉस्पिटल आने से पहले 8 घंटे पहले सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने के कारण हुई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी यह साबित हो चुका था कि शिवानी की हत्या की गई है। पुलिस वालों ने अमितेश के बेडरूम से जो तकिए के कवर और चद्दर जब्त की थी, उनमें से एक तकिए के कवर के ऊपर शिवानी के लार के धब्बे पाए गए थे। शक विश्वास में बदल चुका था। पुलिस वालों ने अमितेश को हिरासत में लिया और उससे सख्ताई से पूछताछ की तो उसने शिवानी की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था। अमितेश ने पुलिस वालों को यह बताया कि पिता ओम प्रकाश पटेरिया और बहन ऋचा की मदद से शिवानी की हत्या सोते समय मुंह पर तकिया रखकर की गई थी। अमितेश से पूछताछ के बाद पुलिस वालों ने उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया और बहन ऋचा चतुर्वेदी को भी अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट के बाद इन दोनों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया था। इस पूरी पूछताछ में शिवानी की हत्या की जो कहानी सामने निकल कर आई वो सच में बहुत ही खौफनाक थी। यहाँ से अब कहानी स्टार्ट होती है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद से रिटायर 73 साल के ओम प्रकाश पटेरिया परिवार के साथ मध्य प्रदेश इंदौर के कनाडिया लोकेलिटी में वहां रहा करते थे। उनके परिवार में बेटा अमितेश कुमार, बेटी ऋचा पटेरिया थी। पत्नी की मौत हो चुकी थी। बेटी जब बड़ी थी और यहाँ बेटा छोटा था। बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने इसकी शादी कर दी थी। बेटा अमितेश पढ़ लिख कर एक्सिस बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात हो चुका था। करीब 13 साल पहले ओम प्रकाश ने उसकी शादी ललितपुर की शिवानी के साथ कर दी थी। अमितेश बैंक में जब जॉब कर रहा था, इसीलिए इनके घर में किसी भी चीज की ज्यादा कोई कमी नहीं होती थी। टाइम के साथ साथ ऐसे ही अमितेश की एक बेटी और एक बेटा पैदा हुए। बेटी वेदिका इस टाइम पर 8 साल की है और बेटा वैदिक 4 साल का है। घर में परेशानी इनकी तब शुरू हुई जब करीब 5 साल पहले अमितेश की पोस्टिंग नोएडा हो चुकी थी। पिता रिटायर हो चुके थे और इसलिए वो घर पर ही रहा करते थे। पत्नी और बच्चों को पिता के भरोसे अमितेश नोएडा पहुंच चुका था। उसने पत्नी से यह वादा किया था कि बच्चों के एग्जाम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस साथ लेकर आ जाएगा, लेकिन अमितेश अपने इस वादे पर कायम ही नहीं रहा। बच्चों के जब एग्जाम खत्म हुए तब शिवानी ने पति के साथ चलने की जिद की। तब उसने पिता के अकेले होने की बात कहकर उसे इंदौर में ही रहने के लिए कहा। उसका कहना यह था कि उसके नोएडा जाने पर पिता परेशान तो होंगे ही, उनकी देखभाल भी नहीं हो पाएगी और शिवानी यहाँ पर अब जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अमितेश ने यहाँ बहाना ही ऐसा बना दिया था। मजबूर होकर शिवानी को ससुर के पास इंदौर में ही रुकना पड़ा, जबकि सही बात यह थी कि अमितेश ने पिता
पिता की देखभाल का सिर्फ बहाना बनाया था, क्योंकि उसका नोएडा की एक लड़की मोना सिंह के साथ लव अफेयर शुरू हो चुका था और इसी के चक्कर में यह अपनी पत्नी शिवानी को नोएडा नहीं लाना चाहता था। मोना से इसकी मुलाकात बैंक में ही हुई थी। वो किसी काम से बैंक में आई थी। उसका वो काम बिना मैनेजर के हो ही नहीं सकता था। इसीलिए मोना जब मितेश से मिली तो उसने जिस तरह से उसकी मदद की तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। फिर वो जब भी बैंक जाती अमितेश से जरूर मिला करती थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदली और दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। मोना बहुत ही आधुनिक विचारों वाली औरत थी। किसी भी मर्द से बात करने में इसे कोई परहेज नहीं होता था। यही वजह थी कि वो अमितेश से फोन पर बातें करने लगी थी। धीरे धीरे इन बातों का ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता गया और टाइम भी ऐसे ही निकलता गया और यहाँ बातें करने का तरीका भी अब बदलता जा रहा था। दुनियादारी की बातों के साथ साथ अब यहाँ अफेयर की भी बातें स्टार्ट हो चुकी थी। अमितेश पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था। उसकी उम्र ही बताया करती थी कि ये शादीशुदा होगा। मोना को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी। फिर भी वो अमितेश से पहले तो दोस्ती कर बैठी और उसके बाद प्यार भी करने लगी और इस चीज से उसे कोई भी आपत्ति नहीं थी। शायद वो मौके का फायदा उठाने वाली औरत थी। अमितेश घर और पत्नी दोनों से दूर नोएडा में रह रहा था। उसे प्यार और पत्नी के साथ की बहुत जरूरत महसूस हुआ करती थी, पर पत्नी बच्चों की परीक्षा की वजह से साथ नहीं आ पा रही थी। इसी का फायदा उठाकर मोना सिंह ने अमितेश को अपने जाल में फंसा लिया था और यहाँ अगर अमितेश के साथ उसकी पत्नी शिवानी नोएडा में होती तो यहाँ मोना का कुछ भी लेन देन या चक्कर वगैरह कुछ होता ही नहीं। और अब यहाँ पर अमितेश जब अपनी पत्नी को याद किया करता था तो उसे भी प्यार की कहीं ना कहीं वो इच्छा जाग रही थी। तो वो अब यहाँ मोना में देखने लगा था। वो बैंक के बाहर भी उससे लगातार मिलने लगा था। मोना मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाने वाली औरत थी, तभी तो उसने इतनी बढ़िया पोस्टिंग वाले आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। मोना अमितेश को अक्सर अट्टा बाजार में मिलने के लिए बुलाया करती थी। नोएडा में अट्टा बाजार ही एक ऐसी जगह है जहां पर आदमी की हर जरूरत का सामान मिल जाता है। इससे मन नहीं भरता तो छुट्टी के दिन भी ये दोनों पूरा पूरा दिन साथ बिताया करते थे। अब यहाँ कुछ ऐसा ही अमितेश के साथ होने लगा था कि ये मोना से दोस्ती के बाद इसे प्यार हुआ। फिर ये दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। शादीशुदा अमितेश का मन मोना से अकेले में मिलने का हो रहा था। वो उस पर पैसे भी जमकर लगातार उड़ाए जा रहा था। ऐसे में भला वो फायदा क्यों ना उठाता इसके लिए। लेकिन मोना को अपने फ्लैट पर लाना बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि उससे बढ़िया एक अकेली जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। मोना भी बेवकूफ नहीं थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अमितेश उस पर पैसा क्यों लुटा रहा है। वो तो उसकी हर इच्छा पूरी करके उससे पूरी तरह अपना बनाना चाहती थी, क्योंकि अब तक अमितेश के बारे में उसे सब कुछ पता चल चुका था। उसकी हैसियत का भी उसे बहुत अच्छे से पता था। वो बैंक में मैनेजर था और अगर ऐसा आदमी इस तरह उसे मिल जाए तो भला कौन नहीं पाना चाहेगा। मोना भी उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वैसा ही हाल अमितेश का भी हो चुका था। वो भी मोना को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि उसके आगे अब पत्नी एकदम बेकार लगने लगी थी। मोना का हाथ हाथ में लेकर अमितेश घुमा ही करता था। ऐसे में एक दिन उसने कहा कि मोना तुम मेरे फ्लैट पर मिलने के लिए मुझसे क्यों नहीं आती। मोना ने वापस कहा कि तुम नहीं बुलाते मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। तो अमितेश ने फिर उससे पूछा क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो, इतनी तुम्हारे में हिम्मत है। फिर यहाँ मोना दोबारा बोली कि हाँ मेरे में तो हिम्मत बहुत है, तुम अपनी हिम्मत की बात करो। तो यहाँ अमितेश ने फिर कहा मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि शायद तुम मुझे मना ना कर दो। तो फिर यहाँ मोना दोबारा बोली कि जब मैं तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ, तुम जहाँ बुलाते हो मैं वहां पर जा सकती हूँ, मैं तुमसे बैंक में कंटिन्यूसली मिलने के लिए आती रही, फिर तुम मुझे अगर अपने फ्लैट पर बुलाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगी, मैं बेशक आऊंगी, तुम बुलाने की हिम्मत तो करो। तो यहाँ फिर अमितेश ने कहा कि तुम फ्लैट पर आने का मतलब समझती हो। उसने कहा कि हाँ मैं खूब अच्छी तरह से मतलब समझती हूँ, इसीलिए तो मैं हिम्मत की बात कर रही हूँ। कमरे पर आने का मतलब है तुम्हारी इच्छा पूरी करना, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अब तुम सोचो कि तुम उसके लिए तैयार हो कि नहीं। अमितेश ने फिर कहा कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तुमसे फ्लैट पर चलने के लिए तभी तो बोल रहा हूँ। तैयार तो मैं भी हूँ, पर अगर तुम पत्नी वाला प्यार चाहते हो तो मुझे तुम्हें पत्नी वाला दर्जा देना होगा। मोना ने अपने मन की बात खुलकर बता दी थी। मोना की इस बात पर अमितेश पटेरिया सोच में पड़ चुका था। उसे सोच में डूबा देखकर मोना ने कहा कि किस सोच में तुम डूब चुके हो, पत्नी वाला प्यार चाहिए तो दर्जा तो पत्नी वाला ही देना होगा। अमितेश को मोना बहुत अच्छी लगती थी। उसने पत्नी और मोना में
जोड़ लगाना शुरू किया। उसकी पत्नी शिवानी घरेलू और पुराने विचारों वाली, घर परिवार में ही सुख तलाशने वाली औरत थी। उसने ससुराल में साड़ी के अलावा कभी भी कोई और कपड़ा ट्राई नहीं किया था। उसकी शक्ल सूरत भी साधारण सी थी, क्योंकि वो पहले ही साधारण परिवार से बिलोंग करती थी और ना ही उसके कुछ बड़े बड़े नखरे थे। अपने बच्चों में ही वो हमेशा उलझी रहा करती थी। उसके लिए बच्चे थे पहले और फिर पति बाद में। अमितेश को इन सब की आदत भी बहुत अच्छे से पड़ चुकी थी, लेकिन मोना से मिलने के बाद शिवानी अब उसे बेकार लगने लगी थी। उसे सिर्फ अब यहाँ मोना ही दिखाई देने लगी थी। मोना जींस टॉप तो पहना ही करती थी और अमितेश उसे जो भी कपड़े खरीद कर देता वो उन सब को भी वो पहना करती थी। बाजार में खुलेआम उसका हाथ पकड़कर चलना, लाज रखड़े भी करना, उसे दिखाना, ये अमितेश को भी बहुत भा रहा था। और इस तरह की अगर इसे प्यार करने वाली लड़की मिल रही थी तो क्यों ना ये उसकी हर शर्त मानेगा। तो अमितेश ने भी उसकी सारी शर्तें मान ली। फिर मोना अमितेश के फ्लैट पर अपना सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए पहुंच चुकी थी। वो बिना शादी के ही अमितेश के फ्लैट पर अमितेश के साथ रहने लगी। और इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसे एक लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और वहां इस जगह पर इस तरीके से रहना एक तरह का फैशन बन चुका है। अमितेश मोना के प्यार में पूरी तरह से फंस चुका था। उसके आगे शिवानी एकदम बेकार लगने लगी थी। उसकी हर जरूरतें मोना से जब पूरी होने लगी तो वो शिवानी को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। शुरू शुरू में घर परिवार में व्यस्त रहने वाली शिवानी ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर बात जब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी तब उसने अमितेश को उलाना देना शुरू कर दिया। ऐसे में अमितेश काम का बहाना बनाकर खुद को बार बार बचाने की कोशिश किया करता था, लेकिन कोई भी गलत काम कोई इंसान कर रहा हो ज्यादा टाइम तक वो छुपा ही नहीं रह सकता। और इसी के बाद शिवानी के बच्चों के एग्जाम हो जाने के बाद उसे उन्हें नोएडा लाने के लिए कहा था। बच्चों के यहाँ जब पेपर हो गए तो शिवानी बच्चों को लेकर नोएडा आने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि नोएडा में बच्चों के एडमिशन भी करवाने थे। लेकिन उन्हें नोएडा लाने की बजाय वहाँ मितेश लगातार बहाने बनाए जा रहा था, क्योंकि अब तक वो पूरी तरह से मोना का हो चुका था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो मोना के नजदीक आता जा रहा था और शिवानी से लगातार दूर होता जा रहा था। और इधर अभी तक अमितेश पूरी तरह से मोना का हुआ नहीं था। वो भले ही उसके साथ लिव इन में रहा करती थी, मतलब उसका पूरा परिवार, मतलब उसका ये पूरा हक शादी के बाद ही हो सकता था। अमितेश की एक शादी पहले ही हो चुकी थी। उस पत्नी से उसे 2 बच्चे थे, इसीलिए दूसरी शादी के लिए उसे पहली पत्नी से तलाक लेना बहुत जरूरी था। मोना के लिए वो शिवानी से तलाक लेने के लिए भी रेडी हो चुका था, पर उसे तलाक की कोई भी वजह नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि शिवानी सीधी सादी और एकदम ग्रस्त महिला थी। अभी ससुराल वाले भी उसी के पक्ष में थे। इसके लिए अमितेश को पिता और बहन को भी अपने पक्ष में करना बहुत जरूरी था। घर वाले उसके पक्ष में तभी आते जब शिवानी से उन्हें कोई भी परेशानी होती, और इसी के लिए अमितेश ने ये घर में चाल चलनी शुरू कर दी थी। वो जमकर शिवानी की उपेक्षा करने लगा, जिससे शिवानी एकदम चिढ़ने लगी थी और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अमितेश उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जल्द ही उसे अपनी उपेक्षा की वजह पता चल चुकी थी। पता चला कि उसके पति को बीवी जैसा सुख देने वाली कोई और लड़की मिल चुकी है, इसीलिए वो उसकी उपेक्षा कर रहा है। मोना से नितेश के संबंध होने की बात पता चलते ही पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़े होने लगे, और यहाँ जब लगातार झगड़े बढ़े तो घर परिवार पर भी इसका बहुत असर पड़ने लगा था, जिससे घर में परेशानी होने लगी। पिता और बहन को जितना लगाव अमितेश से था उतना शिवानी से बिल्कुल नहीं था। घर वालों को शिवानी से अमितेश का लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें यह लगता था कि शिवानी उसे लगातार परेशान कर रही है, इसीलिए वो शिवानी का पक्ष लेने की बजाय अमितेश का ही पक्ष लेने लगे थे। इससे शिवानी घर में अकेली पड़ चुकी थी। उसके ससुर और ननंद दोष उसी को ही हमेशा देने लगे थे। उनका कहना यह था कि उसकी वजह से ही अमितेश ने इंदौर आना छोड़ दिया है। वो अपनी बात कहती तो उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। पिता और बहन अमितेश के पक्ष में जब आए तो उन्होंने शिवानी को तलाक देने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मोनिका अमितेश के ऊपर लगातार अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव डाल रही थी। शिवानी अब यहाँ अमितेश से लड़ाई झगड़े करने लगी। उसने इसे ही आधार बनाकर तलाक की अर्जी तो लगा दी थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े का आधार तलाक के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उसने तलाक की अपनी अर्जी वापस ली और शिवानी से समझौता
समझौता कर लिया। उसने तलाक की अर्जी भले ही वापस ले ली थी, पर वो शिवानी से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि अब वो मोना के बगैर रह ही नहीं सकता था। जब उसने सोचना समझना शुरू किया कि किस तरह से शिवानी से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है, तो उसके दिमाग में एक ही बात बार बार आई, उसकी हत्या। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर वो हत्या के आरोप में पकड़ा जाता तो पूरी की पूरी जिंदगी उसे जेल में बितानी पड़ती। मोना भी उसे बिल्कुल नहीं मिल पाती। लेकिन हत्या के अलावा अमितेश को कोई दूसरा उपाय समझ ही नहीं आ रहा था। वो इस बात पर विचार करने लगा कि शिवानी की हत्या किस तरह से करें कि वो मर जाए और उस पर शक भी ना जाए। काफी सोच विचार के बाद भी जब उसके समझ में कुछ नहीं आया, तब उसने टीवी पर आने वाले क्राइम सीरियल्स को देखना शुरू कर दिया। इन्हीं में से किसी एपिसोड में उसने ये देखा कि एक आदमी ने जहरीले सांप से कटवाकर पत्नी की हत्या कर दी है, और अमितेश को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने इसी तरीके की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। अब वो पता लगाने लगा कि इंडिया में सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है। उसे पता चला कि इंडिया में सबसे ज्यादा जहरीला सांप डेजर्ट कोबरा है, पर वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं पाया जाता। और आजकल गूगल पर हम किसी भी चीज के बारे में सर्च करेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो ऐसे ही उसने गूगल पर सर्च किया तो ये पता चला कि ये सांप राजस्थान में पाया जाता है। सारी जानकारी जुटाकर अमितेश नवंबर 2019 में अपनी नौकरी को छोड़कर उसने रेजिग्नेशन लेटर दिया और नौकरी को छोड़ा, और वो घर आ पहुंचा था। घर आकर उसने शिवानी से कहा कि लो, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो यहाँ शिवानी ने कहा कि इसमें भी कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है। तो यहाँ फिर अमितेश ने कहा कि हर बात मेरी तुम्हें चाल ही नजर आती है। अरे मैं तुम्हारे पास रहकर कौन सी चाल चल लूंगा। शिवानी को विश्वास दिलाने की गरज से यहाँ अमितेश कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों की माँ भी हो। मैं तुम्हें छोड़कर भला कहाँ पर जाऊंगा। शिवानी को पति की बातों पर विश्वास करना ही पड़ा, और उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसे रहना तो उसी के साथ था। इंदौर पहुंचकर अमितेश ने शिवानी से छुटकारा पाने वाली बात पिता ओम प्रकाश पटेरिया को बताई और उनसे मदद मांगी। और अमितेश उनका इकलौता बेटा था, बुढ़ापे की लाठी। वो भला अपने बेटे का साथ क्यों ना देते, क्योंकि उसने उनसे साफ कह दिया था कि मोना के बगैर वो रह नहीं सकता। अगर वो उसका साथ नहीं देंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ कहकर उसने बहन को भी शिवानी की हत्या में साथ देने के लिए शामिल कर लिया था। जब पिता और बहन राजी हो गए तो अमितेश 19 नवंबर को राजस्थान के जिला अलवर में गया और वहां रहने वाले किसी सपेरे से 5,000 रुपए में डेजर्ट कोबरा खरीद कर ले आया, और उसने उस कोबरा को एक बरनी में बंद किया और उसे घर आकर अलमारी में छिपा दिया। और यहाँ उसके बाद वो मौके का इंतजार करने लगा था। वो हर रात शिवानी के सो जाने के बाद उस जहरीले सांप से कटवाने की कोशिश कर रहा था, पर सांप को हाथ से पकड़कर शिवानी को कटवाना वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था इन सब की। इस तरह से एक एक करके यहाँ 11 रातें गुजर चुकी थी। सांप से कटवाने में उसे एक बात का डर और सता रहा था कि कहीं शिवानी जाग गई और उसके हाथ में सांप देख लिया तो वो शोर मचा देगी। उसके बाद वो पकड़ा जा सकता है और हत्या की कोशिश में उसे सजा भी हो सकती है। जब अमितेश ने ये देखा कि वो जीते जी शिवानी को सांप से नहीं कटवा पा रहा है, तो उसने पिता और बहन की मदद ली। जब वो दोनों मदद के लिए राजी हो गए, तब 1 दिसंबर की सुबह पिता और बहन की मदद से अमितेश ने सो रही शिवानी के मुंह को तकिए से दबाकर उसे मार डाला। शिवानी की हत्या के बाद उसके पिता और बहन बच्चों को लेकर चले गए। तो यहाँ अमितेश ने अपनी अगली प्लानिंग के ऊपर काम करने लगा। अब वो मरी हुई शिवानी को सांप से कटवाना चाहता था। इस कोशिश में उसे बहुत टाइम लग चुका था, क्योंकि वो खुद भी डर रहा था कि कहीं सांप उसे ही ना काट ले। तो आखिरकार दोपहर को वो चिमटे से सांप को पकड़ता है और शिवानी के पास लेकर गया, और शिवानी के हाथों पर उसने 2-3 बार कटवाया। और उसके बाद यहाँ शिवानी तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन अमितेश को तो यह दिखाना था कि शिवानी सांप के काटने से मरी है। इसीलिए उसने सांप को मारकर शिवानी के पास सांप को बेड के ऊपर रख दिया था। और इसके बाद सारी तैयारी की गई। उसने किराएदार निखिल को आवाज लगाई कि शिवानी को सांप ने काट लिया है। वो निखिल को गवाह बनाना चाहता था कि उसने ही शिवानी के पास सांप को देखा था जिसके काटने से उसकी मौत हुई है। निखिल गवाह तो बना, लेकिन अमितेश को बचाने का नहीं बल्कि उसे फंसाने का। उसी ने पुलिस वालों को यह बताया कि पति पत्नी में बिल्कुल नहीं पटा करते थे। उसकी इस बात से अमितेश शक के घेरे में आ चुका था। इन सभी लोगों से आराम से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अमितेश और उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया, बहन ऋचा चतुर्वेदी के खिलाफ शिवानी की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। और जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो इन्हें लाइफ इन प्रिजन
इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई थी और यहाँ अमितेश ने यह भी स्वीकार किया था कि उसने कोबरा की हत्या की थी। इसीलिए पुलिस वालों ने उसके खिलाफ वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अनुसार 1972 की धारा 51 के तहत भी केस दर्ज कर लिया था। सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन्हें तीनों आरोपियों को जेल में कैद कर दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी शिवानी पटेरिया मर्डर केस की। आप बताइए, आप लोगों ने क्या पहले कभी इस स्टोरी को सुना है या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 24 मई 2021 के दिन दोपहर के टाइम पर जबलपुर के थाना खितौली के टीआई के मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने कॉल किया और फोन करने वाले ने यह बताया कि मैडम, मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं सिहोरा थाने के गुर्जी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण पटेल के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति ने यह सूचना दी है कि पान उमरिया रोड के किनारे मेरे छोटे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और उसके थोड़ी ही दूर पर किसी की लाश भी पड़ी हुई है, जिससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 तारीख से लापता है। टीआई ने कहा, तुम डरो मत, तुम हरगढ़ जंगल में पहुंचो और मैं भी 1 घंटे में पहुंच रही हूं। इसके बाद टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 बजे हरगढ़ जंगल में पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि वहां एक लाश सड़ी गली हुई हालत में पड़ी हुई है और थोड़ी दूर पर एक बाइक भी खड़ी हुई है। अब उस टाइम पर ये जो टाइम था, ये कोरोना महामारी का टाइम था, तो इसीलिए सभी पुलिस वाले भी कोरोना किट में थे और घटना स्थल पर तेज दुर्गंध फैली हुई थी। शव के पास से पुलिस वालों को करीब 1-1 मीटर की 2 रस्सियां, नीले रंग का लोअर टी शर्ट, बनियान, चमड़े की चप्पल और 2 मास्क भी पुलिस वालों ने घटना स्थल से बरामद किए थे। जांच पड़ताल अभी यहाँ पर चल ही रही थी, लेकिन तभी नारायण भी भागता हुआ वहां पर पहुंच गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी पहचान ली थी, लेकिन डेड बॉडी बहुत ही बुरे तरीके से सड़ गल चुकी थी, इसीलिए चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था और उस शव के पास में एक भारी पत्थर भी पड़ा हुआ था, लेकिन उस पर चिपकी हुई मिट्टी का सैंपल ले लिया गया और उस पत्थर के पास भी मक्खियां भिन-भिना रही थी, जिससे पुलिस वालों ने अनुमान ये लगाया कि इसी पत्थर से लाश के चेहरे को कुचला गया होगा। नारायण ने घटना स्थल से बरामद किए गए सामान में कपड़े और चप्पल के आधार पर चेहरा कुचले जाने के बावजूद भी लाश की पहचान कर ली थी, जो उसके छोटे भाई सोनू की ही थी। सोनू की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और सारे कपड़े भी वही थे जो उसे शादी में मिले थे, यहाँ तक कि उन पर लगे हुए हल्दी के दाग भी वैसे के वैसे ही थे। हालांकि दाग धब्बे काले जरूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी स्वास्तिक का निशान देखकर नारायण ने कपड़े सोनू के होने की पुष्टि कर ली थी और थोड़ी देर बाद जबलपुर के एडिशनल एसपी श्वेत सिंह बटेल, इनके साथ फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और वहां से बरामद सारे सबूतों को उठाया और मेडिकल इंस्टीट्यूट भोपाल भेज दिए गए। इसके बाद शव को बड़ी मुश्किल से सील पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीआई मशराम अपने साथ नारायण को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने नारायण के घर वालों को भी पुलिस स्टेशन ही बुलवा लिया था। पुलिस वालों ने शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार की और आगे की जांच और कार्रवाई के लिए एक फाइल तैयार करी। हालांकि सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई 2021 को सिहोरा थाने में भी तुलसीदास के बड़े बेटे नारायण पटेल ने लिखवाई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार सोनू 16 मई 2021 के सुबह 10 बजे घर से अपनी नवविवाहिता पत्नी का मोबाइल फोन ठीक कराने का कहकर सिहोरा गया था, लेकिन उसके देर रात तक वापस न लौटने पर रिश्तेदार और दोस्तों को कॉल करके पूछताछ भी की गई, लेकिन जब सोनू का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था तब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। सोनू की 4 दिन पहले ही यानी कि 12 मई 2021 को कटनी जिले में बोहरी बंद के बासन गांव की गायत्री के साथ शादी कर दी गई थी, लेकिन इस बारे में जब पुलिस वालों ने गायत्री से पूछताछ की तो गायत्री ने पुलिस वालों को बताया कि पति सोनू के शाम तक वापस नहीं आने पर उसने अपने पति के मोबाइल पर कॉल भी की थी, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। गायत्री को लगा कि वो रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस ही नहीं आए।
सोनू के ना आने पर गायत्री का मन कई तरह की आशंकाओं में घिर चुका था। गायत्री ने पुलिस वालों को यह बताया कि अगले दिन की सुबह नारायण को सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी ने कहा था। यानी कि जांच और पूछताछ से अब ये तो साफ हो चुका था कि बरामद किया गया शव सोनू का ही था और ये भी कि सोनू का मर्डर किया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह था कि आखिरकार सोनू की हत्या क्यों और किसने की, और साथ ही जल्द से जल्द पुलिस वालों को उस हत्यारे तक भी पहुंचना था। लेकिन जब 10 दिन बाद मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने पुलिस वालों को हैरत अंगेज कर दिया था, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सोनू के गले पर पतली एक रस्सी भी लिपटी हुई थी जो अंदर की ओर धंस चुकी थी, और इसी के आधार पर रिपोर्ट में सोनू की मौत को पहले आत्महत्या कहा गया था। लेकिन साथ ही उसके दोनों हाथों की कलाइयां और पैरों को घुटने के ठीक ऊपर से रस्सियों से बांधने के निशान भी पाए गए थे, और ये निशान सोनू के हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। यानी कि इस हत्याकांड में एक से अधिक व्यक्ति होने की शामिल होने की आशंका थी, क्योंकि पुलिस वालों का मानना यह था कि कोई एक व्यक्ति कैसे एक हष्ट-पुष्ट नौजवान इंसान को रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर सकता है, और किस तरह से उसने सोनू के हाथ पैर बांधे होंगे। और इस मामले को खितौली पुलिस स्टेशन में 10 जून को दर्ज कर दिया गया था। सिंघोरा तहसील के सोमनाथ सिंह ने इस केस को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उन्हें यह पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल की नाम की लड़की से कई बार बात की गई थी, और सोनू के घर से निकलने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का समय करीब 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का था। इसके अलावा सोनू की किसी और से कोई भी बात नहीं हुई थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दिन में करीब 2:30 बजे हो चुकी थी। इसके बाद सोनू के भाई नारायण और उसकी पत्नी गायत्री से मधु के बारे में अलग अलग पूछताछ की गई तो नारायण ने मधु के बारे में बताया कि वो उसकी बहन की ननंद है और वो सिंघोरा तहसील की ही मणि गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती है। जिसके बाद जब गायत्री से पूछताछ की गई तो उसने मधु के बारे में जो बताया उससे पुलिस वालों को इस केस की गुत्थी को सुलझाने की एक कड़ी मिल चुकी थी। गायत्री ने यह बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। हालांकि उसके पति सोनू ने उसे यह कहा था कि अब उसकी और मधु के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं और अब तो मधु की भी शादी तय हो चुकी है। लेकिन पुलिस वाले बार बार गायत्री से सोनू के बारे में सवाल पूछ रहे थे और पुलिस को यह लग रहा था कि शायद गायत्री कुछ छिपा रही है, लेकिन वो अपने दर्द को ज्यादा टाइम तक छिपा ही ना सकी। आखिरकार गायत्री ने पुलिस वालों से ये कह ही दिया कि आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है। गायत्री ने पुलिस से कहा कि वो बेहद दुखी है। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी है और दूसरी तरफ घर परिवार वाले उसे अपशगुन, कुलशनी, पता नहीं क्या क्या कहकर उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। गायत्री ने बताया कि उसने अपने पति को मोबाइल ठीक करवाने के लिए क्या कह दिया था, जिसकी वजह से वो सबके निशाने पर आ चुकी है, जबकि सच तो ये था कि सोनू ने ही मोबाइल ठीक कराने की जिद की थी। लेकिन कुछ लोग तो गायत्री को ही पति की हत्या में शामिल बता रहे थे। गायत्री ने बहुत दुखी होकर पुलिस वालों को बताया कि उसकी भावनाओं और उसके दुख को समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। दरअसल गायत्री दुखी होने के साथ साथ दूसरी आशंका को लेकर भी परेशान थी, यानी कि उसके मन पर एक बोझ सा था और ये बोझ उसके मन पर सोनू ही लाद कर गया था। लेकिन अब गायत्री के लिए उस राज को छुपाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो राज सोनू ने उसे बताया था और जिसकी वजह से शादी के दूसरे दिन ही सोनू और गायत्री के बीच कहासुनी भी हो चुकी थी, क्योंकि उसने मधु के बारे में पूछ लिया था और जवाब में सोनू ने गुस्से में गायत्री से यह कहा था कि घर में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम जासूसी करने लगी हो। लेकिन गायत्री ने बड़ी ही सहजता और सरलता से जवाब दिया कि कुछ देर पहले मधु आई थी और वही सब कुछ बता कर गई है। सोनू ने कहा, तुमने उसे अपने पास आने क्यों दिया और उसने तुमसे क्या कहा है? गायत्री ने कहा, भले ही मैं उससे कैसे मना कर सकती हूँ, वो तो आपकी बहन की ननंद है और हमारी रिश्तेदार है। अगर मैं उसे अपने पास बैठने नहीं देती तो परिवार वाले क्या कहते? इसके बाद सोनू थोड़ा नरम पड़ चुका था। सोनू ने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा है? गायत्री ने उसे बताया कि मधु उसके साथ बहुत गुस्से के साथ पेश आई थी और उसने गुस्से में बातें करते हुए तुमसे प्रेम करने की बात भी कह डाली। और ये बात सुनकर सोनू दंग रह चुका था। गायत्री ने बताया कि मधु उसके साथ किस तरह झगड़ा करके धमकी देती हुई अपने घर गई है और उसने सोनू को यह भी बताया उसने तुम पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए तुम्हें उसने धोखेबाज कहा था। मधु का ये कहना था कि सोनू ने उससे शादी का वादा करके वो उसके साथ संबंध बनाता रहा और फिर सोनू ने गायत्री से शादी कर ली।
खैर, सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने और मामले को आगे बढ़ाने की बजाय उससे माफी मांग ली और मधु से सारे संबंध तोड़ने का वादा भी किया। लेकिन बातों ही बातों में सोनू ने गायत्री को यह बताया कि अब वो मधु की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसकी कुछ चीजें मधु के पास है, जिसकी वजह से मधु उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन गायत्री के बहुत पूछने पर भी सोनू ने उस ब्लैकमेलिंग की बात, इसके बारे में कुछ भी उसने गायत्री को नहीं बताया। गायत्री ने पुलिस वालों को यह बताया कि सोनू ने ये सारी बातें उसे अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहा था, लेकिन अब ये सारी बातें गायत्री ने पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को भी बता दी थी और पुलिस वालों के लिए अब गायत्री द्वारा सोनू के साथ मधु के प्रेम प्रसंग होने की जानकारी इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि अभी तक तो गायत्री के हाथों में लगी हुई मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था और उसकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका था। उसके साथ उसके सुहाग का जोड़ा बस 4 दिन की चांदनी बनकर ही रह चुका था। अपने पति को खो चुकी गायत्री अपनी पीड़ा और सोनू के परिवार वालों के तानों से बहुत दुखी थी। इसके बाद पुलिस वालों ने शक के आधार पर मधु पटेल को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और मधु को महिला पुलिस ने पहले अपनी बातों के जाल में फंसाया और फिर अलग अलग अंदाज से मधु से पूछताछ की गई, यानी कि तुम सोनू को कब से जानती हो? मधु ने जवाब दिया, जब से उसकी बहन की शादी मेरे भाई से हुई है। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम सोनू से प्यार करती हो? मधु ने कहा, जी नहीं। पुलिस वालों ने तुरंत अगला सवाल किया, लेकिन तुम तो सोनू से शादी करना चाहती थी। मधु ने कहा कि आपको ये किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? पूछताछ करने वाली पुलिस अधिकारी ने कहा कि तुमने ही तो कहा था, और ये कहते हुए उस पुलिस वाली ने उसे एक ऑडियो सुनाई। इस ऑडियो में मधु काफी ज्यादा तेज आवाज में बोल रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद पुलिस अधिकारी ने मधु से कहा कि ये धमकी तुमने किसको दी थी? मधु ने फिर कहा, बताती हूँ मैडम, मैं सब कुछ सही सही बताती हूँ, लेकिन सोनू को मैंने नहीं मारा है। इस पर तुरंत पुलिस अधिकारी फिर बोली कि मैंने तो सोनू की हत्या के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। इसके बाद पुलिस वालों ने ये कहा, अच्छा चलो सोनू की हत्या के बारे में ही कुछ बता दो जो तुम जानती हो, यानी कि उसे किसने मारा है। मधु ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने मधु को यह बताया, जिस दिन सोनू की हत्या हुई थी उससे 2 घंटे पहले उसने तुमसे ही फोन पर बात की थी और सोनू की हत्या भी तुमने ही की है, उसका भी मेरे पास सबूत है। ये कहते हुए पुलिस वालों ने जब उसकी टूटी हुई कलाई घड़ी का फीता मधु को दिखाया तब वो बुरी तरह से घबरा चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। फिर उसने पीने के लिए पानी मांगा, जिसके बाद महिला पुलिस ने कहा कि देखो मधु, तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस वालों की जांच और सोनू की हत्या, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं अकेले में सवाल कर रही हूँ, लेकिन फिर वकील तुमसे भरी अदालत में सबके सामने तुमसे सवाल जवाब करेगा। मधु पुलिस वालों की बातों में आ गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस पेशावर मुजरिम की तरह उसने सोनू की हत्या की थी और मधु ने सोनू की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर महिला पुलिस भी हैरान रह चुकी थी। इस हत्या की पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा, और इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। दरअसल मधु और सोनू की प्रेम कहानी भी पवित्र प्रेम की बुनियाद, अनैतिक संबंध और बदले की आग पर टिकी हुई थी। मधु के द्वारा पुलिस वालों को दिए गए बयान के अनुसार मधु पटेल मरहाई गांव के रहने वाले नारायण पटेल की बेटी थी। उनके बेटे साहिल की शादी प्रेम नारायण पटेल की बेटी निधि के साथ सन 2010 में हुई थी। दोनों परिवारों में खेती बाड़ी की वजह से पहले से ही जान पहचान थी और ये एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। और सरकारी अनाज की मंडी में धान और गेहूं की बिक्री के सिलसिले में सोनू अक्सर मधु के घर आता जाता रहता था, क्योंकि सोनू निधि का छोटा भाई था। इसी कारण उसका अपनी बहन के ससुराल में आना जाना शुरू हो चुका था। साहिल की छोटी बहन मधु चंचल स्वभाव की एक खूबसूरत लड़की थी। वो बात बात पर उसका मजाक करना, यानी कि कुछ भी बोलने में उसका हिचकना नहीं, और सोनू जब भी अपनी बहन के ससुराल जाता था तो मधु उसकी खातिरदारी करती थी और उनके बीच मजाक का रिश्ता होने लगा था और ऐसे ही इनके बीच खूब हंसी मजाक भी चलने लगा था। लेकिन इसी हंसी मजाक के चलते न जाने कब इन दोनों के बीच में प्यार हो गया और ये इन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन जब मधु अपनी भाभी यानी कि सोनू की बहन के साथ सोनू के घर आई हुई थी, तब उसके आने के कुछ दिन बाद ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो चुका था और आने जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे,
जिस कारण मधु को भी अपनी भाभी के घर पर ही रुकना पड़ा। और इसी दौरान सोनू और मधु के बीच लव अफेयर और ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि इनके बीच अब यहाँ पर इनके घर के दूसरे और लोगों की भी इन पर नजर रहती थी, जिस कारण ये दोनों अलग से मिलने की तलाश में रहने लगे। और जब भी इन्हें मौका मिलता था ये दोनों खेतों की ओर निकल जाते या फिर पास के जंगल में चले जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था, घर के सभी लोग किसी काम से पास के गांव में गए हुए थे और सोनू की बहन निधि खाना बनाने में लगी हुई थी। और यहाँ सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। इनके बीच हंसी मजाक भी चल रहा था। इतने में सोनू अचानक बोल पड़ा कि मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मधु ने कहा, मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी हूँ। इतना कहना ही था कि सोनू ने मधु को गले से लगा लिया और मधु भी खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन तभी सोनू की बहन ने सोनू को आवाज लगाई कि देखना बाहर दरवाजे पर कौन है। इसके बाद सोनू की बहन ने कहा, मेरे नहाने के लिए बाथरूम में पानी भी रख देना। सोनू अपनी बहन को हाँ कहते हुए वहाँ से चला गया और मधु उसके ख्यालों में खो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार छिपाने से भी नहीं छिपता। सोनू और मधु के साथ भी यही हुआ और उनके प्रेम प्रसंग की भनक जब सोनू की बहन निधि को लगी, तब निधि ने इन दोनों को शादी करने से मना कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दो परिवारों की इज्जत समाज में खराब हो जाएगी और भविष्य में दोनों परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और इससे मेरी शादीशुदा जिंदगी भी प्रभावित हो जाएगी। और धीरे धीरे इन दोनों के प्यार के बारे में परिवार के सभी लोगों को पता चल गया था। इसके बाद निधि तुरंत मधु को लेकर अपने ससुराल चली गई और बदनामी के डर से सोनू और मधु के मिलने पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन जब प्यार पर पहरा बढ़ने लगा तो इन दोनों ने मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल को अपने प्यार का इजहार का जरिया बना लिया था। दूसरी तरफ दोनों के परिवार वाले इनकी अलग अलग जगह पर शादी करने की कोशिश में लग चुके थे और जल्द ही मधु का रिश्ता पार्टी गांव के विजय पटेल के साथ तय कर दिया गया। उसकी सगाई भी कर दी गई। मधु की सगाई की रस्म होते ही सोनू भी रंग बदलने लगा था। वो मधु से मिलना तो दूर, अब उससे बात करने से भी कतराने लगा था। हालांकि इसकी शादी भी कटनी जिले के गांव बासना की रहने वाली गायत्री पटेल से तय हो चुकी थी और इसी वजह से मधु सोनू से शादी के लिए किए गए वादे को लेकर परेशान रहने लगी थी। इसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सोनू ने इसके साथ प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थी। खैर, किसी तरह से मधु ने अब अपने मन को समझाया और सोनू के प्यार को भूलकर वो अपने नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने लगी और विजय के साथ अपनी शादी के सपने सजाने लगी थी। लेकिन मधु के लिए सोनू को भूलना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि सोनू के साथ की गई बातें और वीडियो कॉल पर की गई ख्वाहिशें उसे रह रह कर याद आने लगी थी। और हत्या की घटना से करीब 4 महीने पहले ही सोनू मधु के घर गया था, क्योंकि इन दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो जाने के बाद अब इनके मिलने पर पहले जैसी पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से इनके बीच पहले की तरह मुलाकातें और बातें होने लगी। लेकिन दूसरी जगह सगाई हो जाने के बाद भी एक दिन सोनू ने मौके का फायदा उठाया और मधु के साथ एक बार फिर शारीरिक संबंध बना लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि सोनू ने मधु का अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिससे सोनू ने बाद में मधु के व्हाट्सएप पर भेजा और मधु सोनू की इस हरकत से परेशान रहने लगी। मधु ने ये वीडियो हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए सोनू की बहुत मिन्नतें की, लेकिन सोनू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सोनू ने उस वीडियो को मधु को ब्लैकमेल करने का जरिया बनाया। मधु बार बार उसे समझाती थी उसकी शादी होने वाली है, इसलिए ऐसा वो बिल्कुल ना करे, और वो सोनू को उसकी शादी तय होने का भी हवाला दिया करती थी। वो सोनू से कहती थी, क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर अपने अपने नए जीवन की शुरुआत करें। उसके जवाब में सोनू वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई, लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से मधु की शादी की तारीख पक्की नहीं हो पाई। इसके बाद सोनू ने मधु से मिलने के लिए 15 मई को, यानी कि अपनी शादी के 3 दिन बाद लगातार कई फोन किए। उसने फोन पर मधु से ये कहा कि तुम्हारी तो अब शादी होने वाली है, इसलिए आखिर बार मेरे साथ संबंध बना लो। मधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार संबंध तो बना लूंगी, लेकिन सब कुछ मेरे कहे अनुसार होगा और उसके लिए जगह भी मैं तय करूंगी। सोनू ने पूछा कि कौन सी जगह और कैसा तरीका। मधु ने कहा कि वो सब तो मैं तुम्हें 16 तारीख को कॉल करके बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी आखिरी मुलाकात
यादगार बने। इसीलिए तुम दिन में 10:30 बजे फोन करना, मैं मिलने की जगह बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहे अनुसार संबंध बनाने होंगे और जैसा जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। और सबसे पहले मेरे सामने ही मेरी सारी अश्लील वीडियोस डिलीट करनी होंगी। मधु की बातें सुनकर सोनू एकदम पिघल चुका था और उसने तुरंत हाँ कह दी। और अगले दिन यानी कि 16 मई 2021 को ठीक 10 बजे सोनू अपने पिता की बाइक लेकर मधु द्वारा बताई गई जगह पर सिंधन मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मधु को कॉल की। कई बार कॉल करने पर भी मधु ने कॉल रिसीव नहीं की तो सोनू यहाँ बहुत परेशान हो चुका था। उसने फिर से कॉल की तो इस बार मधु ने कॉल रिसीव करते हुए कहा कि मैं 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद मधु अपनी बुआ की बेटी विनीसा के साथ वहाँ पहुंची। सोनू ने पूछा कि अब कहाँ पर चलना है। मधु ने कहा वहीं जहाँ पर हम पहले भी कई बार मिलते रहे हैं, यानी कि हरगढ़ जंगल में चलना है। इसके बाद ये तीनों मोटरसाइकिल पर आधे घंटे में हरगढ़ जंगल के पास पहुंच गए। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी करी और विनीसा को वहीं रुकने के लिए कहा, जिसके बाद सोनू मधु के साथ अंदर जंगल में चला गया। फिर एक झाड़ी के बीच थोड़ी सी जगह पर दोनों बैठ गए। मधु ने अपने हैंडबैग में रखा हुआ अपनी स्टॉल निकाली और उस जगह पर बिछा दी और उस जगह पर बैठकर वो पहले भी अक्सर रोमांटिक बातें किया करते थे। जिसके बाद सोनू उस स्टॉल पर लेट गया तो मधु ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथ पैरों को रस्सी से बांधूंगी और आंखों पर भी पट्टी बांधूंगी। इसके बाद हम दोनों संबंध बनाएंगे। यह सुनकर सोनू को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वासना की आग में जलता हुआ सोनू मधु के कहने पर पेट के बल लेट गया। इसके बाद मधु ने रस्सी से सोनू के हाथ और पैर बांध दिए और सोनू के लेटते ही मधु उसकी पीठ पर बैठ चुकी थी और पास में पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाया और सोनू के सर पर मधु ने इतनी जोर से लगातार कई वार कर दिए। और जब तक सोनू कुछ समझ पाता इससे पहले ही मधु ने पत्थर से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए थे। हाथ पैर बंधे होने, आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण सोनू अपना बचाव कर ही नहीं पाया। इसके बाद मधु ने उसके गले को एक रस्सी से घोंट दिया और कुछ ही समय में सोनू की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद मधु ने सोनू की आंखों से पट्टी खोल दी, हाथ और पैर की रस्सियां भी खोल दी, लेकिन गले की रस्सी लिपटी हुई छोड़ दी और नीचे बिछाया हुआ स्टॉल निकाला और अपने बैग में रखा और फिर उसने पत्थर से उसके चेहरे पर जोर से कई वार किए। इसके बाद घर पहुंचकर मधु ने सोनू का मोबाइल फोन, अपना स्टॉल, एटीएम कार्ड और साथ में रुमाल, इन सभी को जलाकर कचरे के साथ घर के बाहर फेंक दिया। अपने इस पूरे हत्याकांड को कबूल लेने के बाद मधु ने पुलिस वालों को यह बताया कि सोनू द्वारा बनाई गई उसकी अश्लील वीडियो को लेकर बहुत परेशान थी और उससे छुटकारा पाने का बस एक यही तरीका उसके दिमाग में आया कि सोनू को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। इसके बाद मधु पटेल को सोनू की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302, 201 लगाकर पुलिस वालों ने मधु को कोर्ट में पेश किया और विनीसा को भी सबूत छिपाने के जुर्म में आईपीसी धारा के 201 लगाई और उसे बाल कारागार गृह सधौल भेज दिया गया और मधु पटेल को महिला जेल जबलपुर भेज दिया गया था। तो ये थी पूरी कहानी, एक रियल स्टोरी। आप खुद सोच लीजिए, क्या एक औरत, एक लड़की भी ऐसा कुछ कर सकती है? मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, ना ही मैं किसी को दुखी करना चाहता हूं। बस जो रियल स्टोरी थी मैंने वो कवर की है और बाकी लोगों को सचेत किया है कि ऐसा कुछ कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी गलत कभी भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। ये थी पूरी कहानी सोनू पटेल और मधु पटेल की। एक रिलेशनशिप जिसकी शुरुआत प्यार और एक अच्छे मोटिव के साथ हुई थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उसमें आए धोखे और लालच ने इसे एक बहुत ट्रेजिक एंड दे दिया था। और जब कोई अपना गलती करता है तो उसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। 100 में से आजकल तो 2 या 4% ही लोग ऐसे होते हैं जो मान जाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग ऐसे होते हैं वो इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब आपको कोई समझाता है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो आप लोगों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए बहुत गलत असर डाल सकता है। वो चीज आपके ऊपर बहुत गलत असर डाल रही है, लेकिन लोग समझने का नाम ही नहीं लेते और इसी के चलते वो एक ऐसे खौफनाक तरीके से अंजाम दे देते हैं जिससे उनके साथ साथ उनके परिवार वालों पर भी असर पड़ता है और उनकी जिंदगी तबाह होकर रह जाती है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सुखजीत सिंह मर्डर केस के बारे में।
उत्तर प्रदेश के बसंतापुर गांव में सुखजीत सिंह का जन्म हुआ। इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वेल्थी था, जिनका अपने इलाके में एक अच्छा खासा नाम हुआ करता था। आगे चलकर जब सुखजीत 15 साल के हुए तो वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट हो चुके थे। कुछ साल बाद ही 2002 में जब वो 20 साल के थे तब वो एक 17 साल की लड़की रमनदीप कौर इसके साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे। यहाँ रमनदीप यूके में ही पैदा हुई थी और उसका भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वेल्थी था। तो बाद में जब सुखजीत ने अपनी फैमिली को रमनदीप के बारे में बताया तो उन्होंने भी उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया था और 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली थी, जिसके बाद यूके की सभी काउंटी में दोनों ने मिलकर एक पिज्जा रेस्टोरेंट शुरू किया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और टाइम आया 2007 का। इन्हें इनका पहला बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने अर्जुन रखा था और 2010 में इन्हें दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने आर्यन रखा था। आर्यन के पैदा होने के बाद ही पूरी फैमिली यूके की डर्बी सिटी में शिफ्ट हो चुकी थी, जहां इंडियन कम्युनिटी का एक काफी लार्ज नंबर रहा करता है। इसीलिए सुखजीत और इनकी फैमिली यहाँ आसानी से एडजस्ट हो चुके थे। हालांकि कुछ टाइम बाद इन्होंने लंदन मूव करने का भी सोचा, पर एंड में इन्होंने वहीं रहने का डिसाइड किया क्योंकि ये दोनों यहीं पर एक अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। रमनदीप ने अपने कॉलेज में ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टडी की थी तो उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई और दूसरी तरफ सुखजीत सिंह ने एक लॉजिस्टिक कंपनी शुरू की जिसको उसने अपने पहले बेटे के नाम पर रखा, जो कि था अर्जुन ट्रांसपोर्ट। अपने काम के साथ साथ सुखजीत काफी ज्यादा रिलीजियस भी थे और वो हर संडे डर्बी के ही एक सिख टेम्पल में जाया करते थे। इसके साथ ही वो सिटी के सिख नेशनल म्यूजियम में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम किया करते थे, जहां उनके साथ काम करने वाले लोग ये बताते हैं कि सुखजीत अपने काम को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड और सिंसियर थे और वो एक प्रॉपर फैमिली मैन भी थे जो अपनी वाइफ और अपने बच्चों की हद से ज्यादा केयर किया करते थे। मतलब कि लोगों की नजर में ये और इनकी एक परफेक्ट फैमिली थी। लेकिन हमेशा जैसी चीजें बाहर से दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसी हों। आप लोगों को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हम जैसे किसी और की लाइफ को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जरूरी नहीं जो हमें दिखाई दे रहा है वो एकदम वैसा ही हो। अक्सर लोग सामने वाले को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं और वो अपने घर में अपने अंदर कुछ और ही होते हैं। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है और सुखजीत के केस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। रमनदीप के साथ एक अच्छी मैरिज हो जाने के बावजूद भी इनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी। सुखजीत जो अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे और घर के ज्यादातर डिसीजन खुद ही लिया करते थे, उन पर हमेशा रमनदीप का सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल रहा करता था। यानी कि जो रमनजीत थी वो सुखजीत को अपने अंडर रखने की कोशिश किया करती थी और अपनी बात को मनवाने के लिए हर बार उसे कन्विंस कर लिया करती थी, जिसका एडवांटेज लेकर वो कई बार ऐसी चीजें कर दिया करती थी जो इनके ट्रेडिशन के खिलाफ थी और वहां रह रही सिख कम्युनिटी को भी इसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और ये सब जानते हुए सुखजीत ने रमनदीप को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका और यहाँ पर ये यही गलती कर बैठता है। अगर ये इसे रोकता, इसे समझाता तो शायद बात आज कुछ और होती, क्योंकि ये सारा कुछ उसके कहने पर इसलिए करता था क्योंकि सुखजीत रमनदीप से बहुत प्यार किया करता था। और आप लोगों को पता है प्यार के चलते अक्सर लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। यहाँ इनके दोस्तों का ये कहना था कि रमनदीप सुखजीत को मैनिपुलेट करके उनका फायदा उठाया करती थी और जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी तब उसका बिहेवियर सुखजीत को लेकर काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाया करता था। टाइम आया नवंबर 2015 का। इस साल सुखजीत अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए दुबई पहुंचे, जहां वो अपने एक दोस्त के घर पर रुके जिसका नाम था गुरप्रीत सिंह, जिसको वो अपने स्कूल टाइम से जानते थे और इतनी पुरानी फ्रेंडशिप हो जाने की वजह से ये इसे अपना भाई माना करते थे। यहाँ गुरप्रीत प्रोफेशन से एक ट्रक ड्राइवर था और साथ ही कंस्ट्रक्शन का भी काम किया करता था, जहां उसे अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सुखजीत और उनकी फैमिली को इस वेकेशन पर ज्वाइन किया, जिस दौरान इन्होंने साथ में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए, जिन्हें बाद में सुखजीत ने उन्हें सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। पर यहाँ सुखजीत को इस बात का बिल्कुल भी रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनकी वाइफ रमनदीप और उनका बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। इतना कि आगे चलकर इनका अफेयर स्टार्ट हो चुका था।
इस ट्रिप के खत्म हो जाने के बाद जब पूरी फैमिली वापस अपने घर पहुंच चुके थे तो इसके बाद भी रमनदीप और गुरप्रीत डेली मैसेजेस के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रह रहे थे और इनकी बातें ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये लोग अब इस बारे में सोचने लगे थे कि सुखजीत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए और आखिर में इन्होंने एक ऐसा टॉक्सिक प्लान बनाया जिसका विक्टिम आगे चलकर सुखजीत बनने वाला था। अगले साल 2016 में सुखजीत ने अपनी फैमिली के साथ एक और वेकेशन प्लान किया जहां वो इस बार इंडिया अपने गांव बसंतापुर जाने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ यहां रमनदीप ने भी एक प्लान तैयार कर रखा था, वो भी सुखजीत को अपने रास्ते से हटाने का। आगे 2016 की जुलाई में सुखजीत अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ चुके थे। कुछ दिनों बाद ही रमनदीप ने गुरप्रीत को भी यहाँ इनवाइट कर लिया था, ये कहकर कि वो इनके साथ रुककर टाइम स्पेंड कर सकता है। सुखजीत को भी इसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं लगा और उल्टा ही उन्हें ये आइडिया पसंद आ चुका था, क्योंकि आफ्टर ऑल गुरप्रीत इनका बेस्ट फ्रेंड था, पर इन्हें इसके पीछे की सच्चाई अभी पता ही नहीं थी। लेकिन गुरप्रीत के आने के कुछ टाइम बाद ही सुखजीत को इसके और रमनदीप के अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगे थे। शुरुआत में तो इन्होंने इन्हें बिल्कुल इग्नोर किया, उन्हें ये लगा कि वो कुछ अब ज्यादा ही सोच रहे हैं। बट यहाँ पर धीरे धीरे इनका शक पक्का होता जा रहा था और 22 अगस्त के दिन इन्होंने रमनदीप को कन्फ्रंट करके इस बारे में पूछा। रमनदीप ने अपने अफेयर के बारे में छुपाने की बहुत कोशिश की, पर एंड में सुखजीत ने सब कुछ डिस्कवर कर लिया था। सब कुछ जानने के बाद भी सुखजीत ने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उन्होंने गुरप्रीत से इस बारे में कोई बातचीत की। और शायद यहाँ पर ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कई सालों बाद अपने गांव आए थे अपनी फैमिली के पास, इसीलिए वो शायद अपने फैमिली के माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे। यहाँ आकर ये बहुत खुश थे, इतना कि यहाँ इन्होंने कुछ और टाइम रुकने का डिसाइड कर लिया था। पर भले ही सुखजीत ने यहाँ अपनी फैमिली से कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में जरूर बताया था, जिन्होंने सुखजीत को ये एडवाइस दी कि वो जितना जल्दी हो सके इस मैरिज को ही खत्म कर दें। लेकिन सुखजीत जो पहले ही बहुत ज्यादा शॉक्ड में थे, उन्होंने अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इस पर सुखजीत ने अपने दोस्तों से कहा जब वो इंग्लैंड वापस पहुंच जाएंगे तब वो रमनदीप पर एक लीगल एक्शन लेंगे। पर उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाया कि अगर आप लोग इस केस में जितना ज्यादा टाइम लेंगे उन्हें उतना ही सफर करना पड़ेगा। लेकिन सुखजीत ने उनकी बात ही नहीं मानी और कहा कि अभी उन्हें सोचने समझने का टाइम चाहिए। बाद में जब ये लीगल एक्शन लेने वाली बात इन्होंने रमनदीप के सामने कह दी तब उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली थी जो उसने इंडिया आने से पहले बनाया था, जिसमें वो सुखजीत अपने पति को रास्ते से हटाकर उनके सभी एसेट्स पर कब्जा करना चाहती थी। टाइम आया 2 सितंबर 2016 का। इस शाम रमनदीप ने डिनर टाइम पर सुखजीत और अपने बच्चों के खाने में कुछ सब्सटेंस मिला दिया था और देर रात होने पर रमनदीप ने गुरप्रीत को अपने घर बुलाया, जिसके आने पर उन्होंने सुखजीत को चेक किया जो कि बेहोशी की हालत में थे। ये देखकर रमनदीप एक तकिए से उनके मुंह को घोंटने लगी, जिस दौरान गुरप्रीत एक हैमर से सुखजीत के सर पर कई बार मार चुका था, जिसके कुछ टाइम बाद ही उनकी मौत हो चुकी थी। पर रमनदीप जो इसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थी कि उसका पति जिंदा है या मर चुका है, तो उसने एक चाकू लिया और सुखजीत का गला काट दिया। पर यहाँ रमनदीप से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, क्योंकि डिनर टाइम पर जब उसने खाने में कुछ सेडेटिव्स मिलाए थे तो उसे सिर्फ छोटे बेटे आर्यन और सुखजीत ने ही खाया था। उसका बड़ा बेटा अर्जुन को भूख नहीं थी तो उसने खाना खाया ही नहीं और इस पर रमनदीप ने उस टाइम गौर ही नहीं किया। इसीलिए जब वो सुखजीत को तकिए से घोंटने लगी थी तब इसके शोर से अर्जुन उठ चुका था और उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुका था और बाद में मौका देखकर वो अपनी दादी के घर पहुंच गया जो पास ही में ही मौजूद था। जहां पहुंचकर अर्जुन ने अपनी दादी को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर पहले तो उसकी दादी को ये लगा कि वो कुछ मजाक वगैरह कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि वो अर्जुन कितना डरा हुआ है तो उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। बसंतापुर का ये गांव पुलिस स्टेशन से काफी ज्यादा दूर था तो पुलिस वालों को यहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। लेकिन जब वो सुखजीत के घर पर पहुंचे तब वहाँ उन्हें सुखजीत की डेड बॉडी मिली। इस बारे में रमनदीप से पूछने पर वो पुलिस वालों के सामने इनोसेंट होने का नाटक करने लगी और ये कहने लगी कि एक चोर घर में घुस आया था जिसने सुखजीत को मारा है।
पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका खुद का बेटा इस पूरे इंसिडेंट का एक स्ट्रॉन्ग विटनेस बन चुका है और पुलिस वालों को यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा था उसका फायदा उठाकर गुरप्रीत गांव से पहले ही भाग चुका था। लेकिन पुलिस वालों ने बाद में उसे एयरपोर्ट से पकड़ा जहां से वो दुबई की फ्लाइट पकड़ने वाला था। इस केस को लेकर जब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तब उन्हें रमनदीप और गुरप्रीत के रिलेशनशिप के बारे में पता चला और उन्हें साथ में यह भी पता चला कि वो दोनों सुखजीत के लाइफ इंश्योरेंस से 2 मिलियन पाउंड्स और उनके कुछ एसेट्स से 1 लाख पाउंड्स ऑब्टेन करने वाले थे, जिन पैसों के साथ वो एक नई लाइफस्टाइल जीने वाले थे। इन्वेस्टिगेशन में आगे पुलिस वालों को यह भी पता चला कि इन दोनों ने ही इस क्राइम के लिए खास तौर पर इंडिया को चुना था, क्योंकि इनका मानना यह था कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्राइम करके वो आसानी से बच सकते हैं, किसी इंग्लैंड या फिर दुबई जैसी कंट्री के कंपैरिजन में जहां पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर उनके इस लॉजिक ने बिल्कुल काम नहीं किया और उनके कोर्ट के ट्रायल से पहले पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। यहाँ रमनदीप के अगेंस्ट सारे एविडेंस मौजूद थे। उसके खिलाफ उसके खुद के बेटे की टेस्टिमोनी थी, जो उसके बावजूद भी उसकी फैमिली ने उसे पूरा सपोर्ट किया। उन्हें रमनदीप की बातें ही सच लग रही थी, जिसने उन्हें बताया कि सुखजीत की फैमिली उसे जानबूझकर फंसा रही है। यहाँ तक कि रमनदीप ने अपने बेटे को उसकी स्टेटमेंट बदलने के लिए भी कहा। अरेस्ट के 7 महीने बाद रमनदीप की फैमिली ने एक ह्यूज अमाउंट पे करके उसे बेल पर बाहर निकलवा लिया। यहाँ इस अमाउंट को तो रिवील नहीं किया गया था, लेकिन इस बेल के बाद भी रमनदीप इंडिया को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती थी, पर उसकी फैमिली अपने पैसे और पॉलिटिकल कनेक्शन के दम पर उसे इंडिया से बाहर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिस प्रोसेस में इन्हें लाखों रुपए तो लॉयर्स पर ही खर्च करने पड़े थे। पर इतने एफर्ट्स के बाद भी रमनदीप को जस्टिस से फ्री नहीं कर पाए। गुरप्रीत और रमनदीप के कोर्ट के ट्रायल 7 साल तक चले और अक्टूबर 2023 में सुखजीत का बड़ा बेटा अर्जुन, जो कि अब 16 साल का हो चुका था, वो इस केस का क्रूशियल विटनेस बन चुका था, जिसने अपनी टेस्टिमोनी में यह बताया कि जिस रात ये इंसिडेंट हुआ था वो अपने फादर के साथ ही उनके बेड पर सोया हुआ था, लेकिन जब उसकी मदर उसके फादर को तकिए से दबाने लगी तब वो उठ चुका था और ये देखकर उसने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और सोने का नाटक करता रहा, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर इसने कुछ भी रिएक्शन किया तो वो लोग इसे भी ना मार दें। इस तरह से इस पूरे क्राइम का ये अर्जुन एक इकलौता विटनेस बना था और जब उसकी मदर और गुरप्रीत उस रूम से बाहर चले गए तब मौका देखकर वो जल्दी से अपनी दादी के घर भाग चुका था। अर्जुन के इस टेस्टिमोनी के कुछ टाइम बाद ही गुरप्रीत ने फाइनली अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था। उसका कहना यह था कि रमनदीप से इस प्लान की शुरुआत हुई थी, ये उसका ही आइडिया था और उसी ने उसे चाकू और हैमर खरीदने के लिए कहा था, जो बाद में क्राइम सीन पर यूज हुए थे। इस कन्फेशन के साथ ही कोर्ट ने रमनदीप और गुरप्रीत को गिल्टी करार दे दिया, जहां गुरप्रीत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई और रमनदीप को डेथ सेंटेंस दे दिया गया, जिसे लेकर उसके लॉयर्स ने कोर्ट में अपील की थी कि वो उसकी सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। कोर्ट के डिसीजन के बाद भी रमनदीप अपने आप इनोसेंट बता रही है। उसका यही कहना था कि सुखजीत की फैमिली ने उसे फंसाया है। ट्रायल के बाद गुरप्रीत को एक मीडियम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और रमनदीप को शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया, जो कि एक काफी ओवरक्राउडेड जेल है। जेल भेजने के बाद भी रमनदीप को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा यहाँ आने के बाद उसने अथॉरिटीज से एरोगेंटली तरीके से बात करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ अपने आप को सबसे सुपीरियर समझ रही थी। शाहजहांपुर के इस प्रिजन में रमनदीप को यहाँ 55 लोगों के साथ ये शेल शेयर करती हैं और उसे जमीन पर सोना पड़ता है। इस अरेस्ट के बाद आए इस पहले इंटरव्यू में रमनदीप ने जेल की हॉरिबल सिचुएशन के बारे में भी बताया कि वो कैसे इस सेल में डेली स्ट्रगल कर रही है। इस इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि वो एक ब्रिटिश सिटीजन है और इसके बावजूद भी ब्रिटिश हाई कमीशन से उसे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया है और यहाँ भी वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने में लगी रही। और उसने ये कहा कि अरेस्ट होने के बाद से उसने अपने बच्चों तक को नहीं देखा है। आज इनके दोनों बच्चे लंदन में अपने एक रिलेटिव के साथ रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका बड़ा बेटा जो इस क्राइम का विटनेस था, उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा और वो अब अपनी मदर से कोई कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहता और न ही वो उनके किए गए क्राइम के लिए कभी माफ कर पाएंगे।
जानेंगे। रमनदीप एक लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ से इंडिया के सबसे वर्स्ट प्रिजन में पहुंच चुकी है, जो उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। इस 500 कैपेसिटी वाले जेल में करीब 2000 मेट्स उसके साथ हैं, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों साथ हैं। और रमनदीप यहाँ एक इकलौती ऐसी प्रिजनर है जो फॉरेन से है और जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया है। तो ये थी पूरी कहानी सुखजीत सिंह मर्डर केस की और रमनदीप सिंह की। 10 जून 2011 के दिन उत्तर प्रदेश की एक लड़की जो कि प्यार में पड़ गई और उसके 2-3 दिनों बाद एक अनजान बॉडी मिलती है। ये बॉडी किसकी थी और इसे किसने मारा था, आइए जानते हैं आज की स्टोरी में। गर्मी के दिनों में 10 जून 2011 के दिन एक 24 साल की लड़की अपने घर से शाम के टाइम निकली। और आपको ये बात तो आपको भी पता है कि जून के टाइम पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लोग ज्यादातर दिन में निकलना पसंद नहीं करते, वो ज्यादातर शाम के टाइम सूरज छिप जाने के बाद ही निकलना पसंद करते हैं। और इसी दिन एक लड़की जो कि 24 साल की थी वो अपने घर से बाहर निकली। इस लड़की का नाम था शिखा दुबे। वो अपने घर से निकली तो थी, लेकिन कई घंटे बीत गए, वो अपने घर वापस नहीं लौटी। घर वालों को टेंशन होने लगी, तो वो अपनी लड़की को देखने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए वो दर बदर भटकने लगे। लेकिन उन्हें अपनी लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिला कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं। फिर लड़की के पिता के दिमाग में एक बात सूझी, वो सूझी एक लड़का। उन्हें ये लगा कि हमें उसके पास जाकर हमें अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहिए। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो उनकी लड़की उस लड़के से प्यार करती थी, जो कि जिद लगाए बैठी थी कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ उसी लड़के से। और इस लड़के का नाम दीपू था और दीपू की उम्र 26 साल की थी। जब शिखा के घर वाले दीपू के घर पहुंचे तो उन्हें वहां पर भी दीपू नहीं मिला, मतलब कि दीपू भी अपने घर से गायब हो चुका था। अब शिखा के घर वाले दीपू पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे गायब हो चुकी है और हम इस लड़के के घर यानी कि दीपू के घर भी गए और हमें वहां पर दीपू भी दिखाई नहीं दिया। हमें तो पूरा यकीन है कि हमारी लड़की को दीपू लेकर ही कहीं ना कहीं भागा है। और अगले ही दिन यानी कि 11 जून 2011 के दिन वहीं के पास ही एक इलाके में एक अनजान लड़की की लाश मिलती है। और लाश भी, और जो वो इलाका था वो भी घना जंगल टाइप ही था। और जब वहां पर पुलिस वाले गए उस बॉडी की तहकीकात की, तो जब उन्होंने उस बॉडी की शेप देखी यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई, तो वो एकदम शिखा से मैच हो रही थी। पुलिस वालों ने शिखा के पिता को और उसके परिवार वालों को वहां पर बुलाया कि देखने के लिए, कि पहचानने के लिए कि वो उन्हीं की लड़की है भी कि नहीं। उसके पिता वहां पर पहुंचे जहां पर उन्हें एक बॉडी मिली थी, साथ ही साथ परिवार वाले भी पहुंचे। और जब उन्होंने उस बॉडी को देखा तो सच में वो शॉक्ड रह गए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि अब उन्हें तो ये यकीन हो चुका था कि ये हमारी बेटी शिखा ही है। वो वहीं पर रोने लगे, वहीं पर बैठ गए कि हमारी लड़की के साथ ऐसे कौन कर सकता है। अब उनका यकीन तो बस यही जा रहा था कि ये एक ही लड़का कर सकता है, वो है सिर्फ दीपू। लेकिन उनके माइंड में एक बात और पनप रही थी, वो ये थी अगर ये दोनों दीपू और शिखा एक दूसरे से प्यार करते थे तो दीपू ने आखिर क्यों, किस वजह से शिखा का खून किया। हालांकि जो बॉडी उन्हें पुलिस वालों को मिली थी और जो उस बॉडी के ऊपर कपड़े थे वो भी वही कपड़े थे सेम टू सेम, जो कि शिखा 10 जून की शाम को अपने घर से पहनकर निकली थी। और चप्पल भी वही थी, मतलब कि वही सब कुछ था। और जो उसके गले में एक धागा बंधा हुआ था वो भी शिखा का ही था, जो कि शिखा हर टाइम हर वक्त अपने गले में बांधे रखती थी। बस यहाँ पर दिक्कत थी तो सिर्फ ये, और वो दिक्कत ये थी कि ना ही पुलिस वालों को और ना ही उनके घर वालों को उस बॉडी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिन्होंने भी इसको मारा था इसका चेहरा पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। या आप पत्थर से लगा लो या फिर कोई नुकीली चीज से लगा लो, उसका चेहरा खरोच खरोच कर पूरा तहस नहस कर दिया था, ताकि किसी को भी पहचान में ना आ सके कि ये बॉडी आखिर है किसकी। बस कपड़ों से, हाइट से, जो कि उसने चप्पल पहन रखी थी या गले में धागा बांध रखा था, सिर्फ और सिर्फ पहचान हो रही थी उस बॉडी की तो सिर्फ इन्हीं चीजों से। अब यहाँ पर पुलिस को तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी ही थी। उन्होंने जब शिखा के पिता से पूछा कि आखिर आपको शक किस पर है कि ऐसा आपकी लड़की के साथ कौन कर सकता है, तो उसके पिता ने बिना सोचे समझे सिर्फ उसी बंदे का नाम लिया और वो था दीपू। उसके पिता ने कहा हमें पूरा यकीन है, शक नहीं, हमें पूरा यकीन है
कि ये काम सिर्फ और सिर्फ दीपू ही कर सकता है और ये दीपू वही लड़का है जो कि हमारी लड़की उस लड़के के साथ भागी थी। लेकिन साथ ही साथ उसके पिता के माइंड में ये बात भी चल रही थी, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो दीपू ने मेरी बेटी को यानी कि शिखा को मारा क्यों, उसके पीछे वजह क्या है। साथ ही साथ इसके पिता के माइंड में ये बात भी खनक रही थी। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने सिर्फ उसके पिता के इतने से ही बयान पर उस दीपू को ये साबित कर दिया कि वो एक मर्डर बन चुका है। अब पुलिस वालों को सिर्फ दीपू और दीपू की ही तलाश करनी थी। वो दीपू की तलाश करने लगे, दीपू के घर भी गए और उन्हें वहाँ पर दीपू के घर से भी कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ पर शिखा के परिवार वाले शिखा की बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवा चुके थे। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका था और इधर पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ दीपू को ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन दीपू को ढूंढने का अभी तक कोई भी सुराग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगा था। परिवार वाले पुलिस वालों के इतना पीछे पड़ चुके थे कि जहां भी पुलिस वाले जाएं, कहीं इन्वेस्टिगेशन करनी हो, दीपू को ढूंढना हो या कुछ छोटा मोटा सुराग मिलता हो, वो शिखा के घर वाले 24 घंटे पुलिस वालों के साथ रहने लगे कि हमें बस वो लड़का चाहिए, हमें बस दीपू चाहिए, चाहे कैसे भी मिले, हमें कुछ भी करना पड़े। साथ ही साथ जो उसके अड़ोस पड़ोस थे, जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि शिखा के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया और अब वो भी आवाज उठाने लगे थे कि हमें बस शिखा का कातिल चाहिए, कि वो कहां पर है, हमें बस उसे ढूंढना है। अब जैसे ही लोगों का पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनता गया तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा दी। मतलब कि अब यहाँ पर 5-7 पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर 15-20 पुलिस वालों को और लगा दिया कि हमें जल्दी से जल्दी बस दीपू को ढूंढना है। और उन्होंने दीपू के घर वालों से सख्ताई से पूछताछ की, पुलिस स्टेशन बुलाया, उन्हें धमकाया, डराया, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिला। दीपू के घर वालों ने सीधा अपने हाथ खड़े कर दिए, जी हमें कुछ भी नहीं पता दीपू कहाँ है, हमें बस इतना पता है कि 10 तारीख से दीपू सुबह सुबह से गायब है और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता, ना ही हमें कुछ बताकर गया। अब यहाँ पर पुलिस वाले परेशान हो चुके थे, उन्हें बस दीपू चाहिए था। तो उन्होंने एक पुराना देसी पैटर्न को अपनाया। उन्होंने दीपू के दोस्तों को ढूंढना शुरू किया कि दीपू के दोस्त कौन है जो दीपू के ज्यादातर साथ में रहते हैं। अब यहाँ पर पुलिस वाले दीपू के दोस्तों को ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्होंने दीपू के दोस्तों को ढूंढा और एक एक करके उन सबसे पूछताछ की, आप सोच नहीं सकते, करीबन पुलिस वालों ने दीपू के 50 से 60 दोस्तों से पूछताछ की और इससे अलग हर एक लोगों से जो उसके दोस्त के परिवार वाले थे, दीपू के परिवार वाले थे, उन सभी से पूछताछ की और उनमें से सिर्फ एक ही लड़का सामने आया। और उसके सामने आते ही पुलिस वालों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उससे सख्ताई से पूछताछ शुरू की। और उसी लड़के से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को यह पता चला कि दीपू सोनभद्र में हो सकता है। अब पुलिस सोनभद्र पहुंची, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ थी तो उसकी एक फोटो। वो उस फोटो के जरिए सोनभद्र में दीपू को ढूंढ रहे थे और वहाँ पर उन्हें ये पता चला कि इस शक्ल का आदमी यहाँ पर रहता है, लेकिन वो अपना यहाँ पर नाम बदल कर रह रहा है। अब वो पुलिस वाले उस फोटो के जरिए एक घर में पहुंचे और वो घर बिल्कुल सिंपल सा ही था, मतलब कि आप ये लगा लो एक कमरा टाइप ही था। तो जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को खटखटाया तो उस दरवाजे को खटखटाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आई, उसने दरवाजा खोला और जैसे ही पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा, पुलिस वालों के यहाँ पर होश उड़ चुके थे। पुलिस वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वालों को यहाँ पर 1% भी यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर हम वही चीज देख रहे हैं जो हम देखना चाह रहे हैं। लेकिन असल में वो जो लड़की थी जिसने दरवाजा खोला था वो कोई और नहीं बल्कि शिखा ही थी। और जब पुलिस वाले उस कमरे के अंदर पहुंचे तो वहीं पर दीपू भी मिल गया। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे और वहां पर दीपू और शिखा दोनों मिल चुके थे। इनका पूरा नाम मैं आपको अभी बता देता हूं। इन दोनों का पूरा नाम है दीपू यादव और शिखा दुबे। और जब इन्हें ये दोनों यहाँ पर इस रूम में मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि शिखा तो यहाँ पर जिंदा है, तो वहां पर जो हमें बॉडी मिली एकदम हूबहू शिखा से मिलती थी, वो कौन थी और उसे मारा किसने था। तो यहाँ पर पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को कुछ ऐसा पता चला कि इनकी प्लानिंग सुनकर भी पुलिस वालों के होश चुके थे। यहाँ पर जब उन दोनों से पुलिस वालों ने पूछताछ की गई तो पूछताछ में दीपू ने यह बताया कि ये काम हमने ही किया है, लेकिन
लेकिन हमारे साथ 2 किरदार और भी मौजूद हैं और उनमें से एक का नाम है सुग्रीव, जो कि मेरा ही खास दोस्त है। वो पेशे से ट्रक ड्राइवर है और उसकी एक गाड़ी नहीं, उसकी कई गाड़ियां हैं जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती हैं। और इसके पीछे मेन साजिश किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। हमें आइडिया देने वाला भी वही था। और यहाँ पर जो चौथा बंदा था वो था जो सुग्रीव जो ड्राइवर था, उसी के साथ 24 घंटे रहा करता था। उसी का आप हेल्पर लगा सकते हो, जो कि उसके पास नौकरी ही किया करता था। दीपू और शिखा ने पुलिस वालों को ये बताया कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा घर एकदम आसपास में ही है। हम दोनों आपस में मिला भी करते थे, तो इससे जो हमारे अड़ोस पड़ोस के थे, जो लोग थे, उन्हें हम पर शक हो चुका था और इससे हमारे घर वालों को भी पता चल चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जब हम दोनों के बारे में मेरे पिता को यानी कि शिखा के पिता को पता चला, तो उन्होंने इस बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी भी कराऊंगा। शिखा के पिता ये साफ साफ बोल चुके थे कि ऐसा तो मैं कतई भी नहीं होने दूंगा। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा तो तुम सभी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो बस अब शिखा के पिता की यही कहने की देर थी और यहाँ पर शिखा को ये कदम उठाना था। अब जो शिखा थी वो तो उससे प्यार करती थी और दीपू भी उससे प्यार ही करता था। तो जब ये बात उसके पिता को पता चली, जैसे जैसे उसके पिता ने ये विरोध किया कि भाई ऐसे ऐसे तो मैं नहीं कर सकता और ना ही मैं होने दूंगा, और ये दोनों भागे थे 10 जून की शाम को। उससे पहले ही इसके पिता को तो ये सब पता चल चुका था, जो कि अप्रैल का महीना था। तो 18 अप्रैल के दिन इन दोनों ने वहीं के पास ही के मंदिर में शादी कर ली थी, जो कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब ये दोनों शादी भी कर चुके थे और शादी करके अपने अपने घर वापस भी आ चुके थे। अब इन दोनों का मकसद था सिर्फ एक कि हमें अब एक साथ रहना है। ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पिता तो अब साफ साफ चेतावनी दे चुके थे। और अब ये दोनों ये सोच रहे थे कि अगर हम दोनों घर से भाग जाते हैं तो पुलिस केस होगा और कभी ना कभी पुलिस हमें ढूंढ ही लेगी, हम तक पहुंच ही जाएगी और हम दोनों को वापस से अलग होना पड़ेगा। और जब ये बात दीपू ने सुग्रीव से कही तो सुग्रीव ने ये कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता हूँ। वहाँ एक शादीशुदा लड़की है जो कि मुझसे काम मांगने के लिए आई थी और वो बेहद ही गरीब परिवार से है और उस लड़की का नाम पूजा है। और पूजा की उम्र सिर्फ करीबन 25-26 साल के आसपास ही थी और वो शादीशुदा थी। अब यहाँ पर सुग्रीव ने दीपू से ये कहा कि जैसे वो मुझसे काम मांगने के लिए आई थी, मैंने तो उसे मना कर दिया था, लेकिन उसकी हाइट, वो दिखने में शिखा जैसी ही वो दिखाई पड़ती है। हम उसके गरीब होने का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। और यही बात दीपू ने पूछा कि हम कैसे पूजा का फायदा उठा सकते हैं और वो अपना घर परिवार छोड़कर कैसे हमारे लिए मदद करेगी। सुग्रीव ने दीपू से ये कहा कि है तो वो बेहद गरीब परिवार से ही, उसकी एक छोटी लड़की है। जैसे ही वो मेरे पास काम मांगने के लिए आई थी, मैंने तो उसे मना कर दिया था, लेकिन अगर हम उसे काम का लालच देकर बुलाएं तो हमारा काम बड़ी ही आसानी से निकल सकता है। और बस ये बात सुनने की ही देर थी तो दीपू के मन में लालच पनप उठा और अब उसके दिमाग में अपने प्यार को अंजाम देने का खतरनाक आइडिया उसके दिमाग में पनप चुका था। अब उसे ये लगता था कि हाँ, हम इसके साथ कुछ ऐसा ऐसा करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और यहाँ पर शिखा और मैं हम एक साथ रहेंगे। यहाँ पर अब जैसे ही सुग्रीव पूजा से मिलने के लिए गया, पूजा को लालच दिया कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूँ। और बस इतनी बात सुनते ही पूजा राजी हो गई कि हाँ, बस मुझे तो काम चाहिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो सुग्रीव ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें 3000 रुपए दूंगा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम पर ले चलता हूँ। अब यहाँ पर जो उसकी छोटी सी लड़की थी पूजा की, वो अपने किसी परिवार या रिश्तेदार के पास अपनी लड़की को दे जाती है कि हम तो गरीब हैं, मैं कुछ पैसे कमा कर लाऊंगी तो हमारा खर्चा पानी निकल जाएगा, कैसे ना कैसे करके हमारी जिंदगी तो कट जाएगी और मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी तो हमारे सबके लिए ठीक होगा। बस ये कहने की देर थी और पूजा सुग्रीव के साथ चल दी। लेकिन यहाँ पर पूजा को इतनी बात का तो नहीं पता था कि सुग्रीव के मन में यहाँ पर क्या चल रहा है, कि मैं वापस आ पाऊंगी भी या नहीं, कि ये मेरी बेटी के साथ या मेरे परिवार के साथ लास्ट मिलन होगा। और यहाँ पर अब तारीख तय की गई 10 जून। जी हाँ, 10 जून के दिन सुग्रीव और उसका दोस्त बलराम, जो कि उसका साथ था, मैंने आपको कहा था कि चौथा बंदा है तो उसका नाम बलराम था, तो ये दोनों पूजा को लेकर ट्रक में बिठाकर दीपू के पास पहुंचे और ये दोनों पूजा को लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचे और यहाँ पर पूजा को कहा कि यहीं पर तुमसे मिलने के लिए कोई आएगा जो कि तुम्हें काम देगा। अब यहाँ पर सुग्रीव दीपू को फोन कर चुका था कि हाँ भाई, अब तुम आ जाओ, मैंने अपना काम कर दिया, अब बारी तुम्हारी है। अब यहाँ पर दीपू को पता चलते ही दीपू शिखा को लेकर
मार्केट गया, शिखा के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे नए कपड़े पहनवाए। शिखा ने जैसे ही अपने कपड़े पहने और जो उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो घर से डालकर निकली थी, वो कपड़े उसने अपने बैग में रखे और वो दोनों गए उस सुनसान जगह पर, यानी कि उस जंगल में। और पूजा को वो उस जंगल के बीच में ले गए, यानी कि बहुत दूर तक ले गए बीच में, ताकि जहां पर वो ट्रक खड़ा था, और वो ट्रक को लेकर जंगल में नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि हम ट्रक को लेकर जंगल में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रक के टायर के निशान मिलेंगे और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि हम यहाँ पर सुराग को छुपा ही दे, मतलब कि दिखाएं ही ना कि यहाँ पर हमने कुछ किया है। और जंगल के बीच में ले जाने के बाद पूजा का दीपू गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जी हाँ, और ये सब करने के बाद यहाँ पर किरदार अब शुरू होता है शिखा का। शिखा ने अपने कपड़े पूजा को पहनाए, अपनी चप्पल पहनाई और साथ ही जो उसके गले में नजर से बचने के लिए धागा पहना हुआ करता था, उसने अपने धागे को भी निकाला और पूजा के गले में पहना दिया और उसका मुंह एक पत्थर से इस तरह कुचल दिया ताकि वो किसी के पहचान में ही ना आ सके कि ये शिखा नहीं कोई और है। अब दीपू पूजा को मार चुका था और अपनी दूसरी गाड़ी लेकर जिसमें वो आया था उस सुनसान जगह पर, वहीं से ही वो वापस कहीं और चला जाता है। और जो उसके साथ सुग्रीव और बलराम थे, उन्होंने क्या किया, उस बॉडी को उठाया और किसी अलग सुनसान जगह पर फेंक दिया ताकि यहाँ पर अगर कोई सबूत हो हमारे खिलाफ तो किसी के हाथ ना लगे। अब ये चारों अपने अपने रास्ते चल दिए थे। दीपू और शिखा यहाँ पर पहुंचे सोनभद्र में इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर नाम चेंज किया, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता था, इन्होंने अपना ये काम खत्म किया। और अब इन्होंने एक मकान यानी कि एक कमरा किराए पर लिया और ये वहां पर रहने लगे अपनी पहचान बदलकर। ये जब केस सुलझा था, ये जो एकदम सबको गुमराह किया था दीपू ने, ये केस सुलझाया गया था 21 जून के दिन। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के अंदर। जब पुलिस वाले शिखा को लेकर उसके पिता के पास पहुंचे, तब उसके पिता यहाँ पर नीचे गिर चुके थे क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था जिस लड़की का, जिस बेटी का, जिस शिखा का हमने यहाँ पर अंतिम संस्कार किया, वो वापस हमारी आंखों के सामने खड़ी है और मैं उसे छू भी सकता हूँ। ये देखकर उसके पिता एकदम हिल चुके थे पूरी तरह से। और यहाँ पर शिखा के पिता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे सामने मेरी ही बेटी खड़ी है जिसका मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अंतिम संस्कार किया है। और यही प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर छुआ और उन्हें लगा कि हाँ, ये मेरी लड़की ही है। और यहाँ पर शिखा के पिता ने जब पुलिस वालों को ये कहा उसके चेहरे को छूकर कि हाँ, ये ही मेरी बेटी है, वो जो मरी थी वो मेरी बेटी नहीं थी, लेकिन अब ये भी मेरी बेटी नहीं रही। मेरी बेटी तो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब इसने दीपू के साथ शादी की थी। यहाँ पर पुलिस वाले अब सुग्रीव और बलराम इन दोनों को भी अरेस्ट कर चुके थे और जेल भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अफसोस था तो वो सिर्फ पूजा का, कैसे वो इनके चंगुल में फंसी और वो भी सिर्फ गरीबी के कारण। ऐसे गरीबी में किसी का मजाक उड़ाना और किसी को अपने काम के लिए यूज करना, ये तो गलत है ही, लेकिन किसी का गरीबी देखते हुए उसकी मजबूरी का फायदा उठाना और उसे काम का लालच देने के बाद उसे उसकी जगह से कहीं और ले जाकर उसका मर्डर कर देना, ये कहाँ तक ठीक है। इसी से पता चलता है कि आज भी लोग गरीब लोगों को वो जगह नहीं दे पाते क्या, देते ही नहीं है जो उन्हें मिलनी चाहिए। यहाँ पर अफसोस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात का कि प्यार किन्हीं दो लोगों ने किया और जान गई किसी और की। अगर यहाँ पर जान जानी चाहिए थी तो मेरे हिसाब से इन दोनों की ही, क्योंकि इन दोनों ने अपने परिवार वालों को तो दुख पहुंचाया ही, साथ में किसी गरीब महिला की जान भी ले ली और उसका परिवार भी अब अकेला पड़ चुका था, जो कि उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। और यहाँ पर इन दोनों ने अपने परिवार को बनाने के लिए जिस परिवार को बिखेर दिया, अब इनका परिवार भी एकदम अलग अलग हो चुका था। और यहाँ पर अफसोस की बात एक और ये भी थी कि इन्होंने एक महिला का खून किया और उसके बाद इन्हें जमानत भी मिल गई, और जमानत मिलने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो चुके थे और अलग अलग रहने लगे। यहाँ पर इनके परिवार वालों ने भी इन्हें अपने साथ रहने के लिए जगह नहीं दी। अब आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे किसी गरीब का फायदा उठा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को अंजाम देने के लिए, अपने खुद का परिवार खड़ा करने के लिए, कैसे कोई किसी और के परिवार को तबाह कर सकता है।
आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई इंसान लालच में आ जाता है तो लालच में आकर वो ऐसे ऐसे कारनामों को रच देता है तो उसके कदम पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो और ज्यादा दलदल में ही चलता जाता है। आज की स्टोरी भी कुछ इसी से रिलेटेड है। एक शख्स जिसका बाकी और लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उसने अपने एक दोस्त से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे इस तरीके से मुझे ये सब कुछ करना है और इसके लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। और इसी के साथ साथ वहाँ वो दोस्त उसका लगातार मना कर रहा था। मना करते करते उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने हाँ कर दी और अपने और दोस्तों से बात की और ऐसे ही एक क्राइम सीन को रच दिया गया था। आखिरकार कौन थे ये लोग? इसमें एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं, तो आप थोड़ा सा इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जिस स्टोरी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी गोंडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। बहराइच के पयातपुर पुलिस स्टेशन के अंडर के वहाँ एक सत्संग नगर कॉलोनी के रहने वाले डॉक्टर निखिल हरदर का बेटा गौरव हलदर, ये गोंडा के हारीपुर स्थित एसपीएम कॉलोनी में बीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहा करता था। गौरव 18 जनवरी की शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास गायब हुआ था। उसके बाद गौरव को ना तो हॉस्टल में देखा गया और ना ही कॉलेज में देखा गया। 18 जनवरी की रात को गौरव के पिता डॉक्टर हलदर के मोबाइल फोन पर रात को करीब 10 बजे के आसपास एक कॉल आती है। कॉल इनके खुद के बेटे गौरव के फोन से थी, लेकिन फोन पर उनका बेटा गौरव नहीं था। फोन करने वाले ने यह बताया कि उसने गौरव की किडनैपिंग कर ली है, उसकी रिहाई के लिए आप लोगों को 70 लाख रुपए देने होंगे। जल्द पैसों का आप लोग इंतजाम कर लीजिए, मैं आप लोगों को बाद में फोन करूंगा। डॉक्टर निखिल हलदर ने जब दोबारा कॉल बैक किया तब दोबारा वहां पर गौरव नहीं बल्कि उसी शख्स ने फोन उठाया था जिसने थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी। डॉक्टर निखिल ने अपने बेटे से बात करवाने के लिए कहा तो उस शख्स ने इन्हें डांटते हुए कहा कि डॉक्टर, तुम लगता है सीधी तरीके से बात तुम्हारे समझ नहीं आ रही, तुम क्या समझ रहे हो, हम तुमसे मजाक कर रहे हैं। अभी मैं तुम्हारे बेटे की लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, देख लेना उसकी क्या हालत हो चुकी है। और हाँ, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, यकीन करना है या नहीं ये तुम्हें देखना है। ये समझ लेना अगर पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द नहीं किया गया तो बेटा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास। अभी तक इस बात को मजाक समझ रहे निखिल हलदर ने उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। कुछ देर बाद उनके व्हाट्सएप पर एक फोटो आई और उस फोटो में गौरव हलदर बेहोशी की हालत में था। जैसे ही परिवार वालों को इस बात का पता चला कि गौरव की किडनैपिंग हो चुकी है तो सभी लोग हैरान रह चुके थे। निखिल हलदर एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पूरे परिवार में चिंता का माहौल बन चुका था। बात जब धीरे धीरे फैली तब डॉक्टर निखिल हलदर के घर पर उनके परिवार वालों का अड़ोस पड़ोस का आना जाना शुरू हो चुका था। डॉक्टर हलदर शहर के जाने माने फिजिशियन थे। शहर के तमाम अमीर लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने शहर के एसपी विपिन कुमार से इस बारे में बात की। उन्होंने ये बताया कि गौरव गोंडा में पढ़ा करता था और ये घटना वहीं पर घटी है, इसीलिए वो तुरंत गोंडा जाएंगे और वहाँ के एसपी से मिलेंगे। वो वहाँ गए। 19 जनवरी की सुबह वो गोंडा के एसपी शैलेश पांडे से मिले। शैलेश पांडे को पहले से ही डॉक्टर निखिल हलदर के बेटे गौरव के अपहरण की जानकारी एसपी बहराइच से मिल चुकी थी। डॉक्टर निखिल हलदर ने शैलेश पांडे को शुरू से ही अब तक की पूरी बात बता दी। एसपी पांडे ने परसपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सुदीप कुमार सिंह को अपने ऑफिस में बुलवा लिया था, क्योंकि गौरव जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था वो परसपुर पुलिस स्टेशन के इलाके के अंडर आया करता था। सारी बातें जान लेने के बाद एसपी ने अनूप राव, हृदय दीक्षित और अतुल चक्रवेदी के साथ, हेड कांस्टेबल के साथ और भी कई पुलिस वालों को मिला के एक टीम का गठन किया और उन्हें जल्द से जल्द गौरव हलदर को बरामद करने के काम पर लगा दिया था। पुलिस टीम जल्द से जल्द इस इन्वेस्टिगेशन में लग चुके थे, लेकिन यहाँ सबसे पहले पुलिस वाले गौरव के कॉलेज में पहुंचे, जहाँ उसके दोस्त, उसके क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनसे सबसे पूछताछ की गई और वहाँ के कर्मचारी जो टीचर्स वगैरह थे सबसे पूछताछ की गई। और गौरव के बारे में पुलिस वालों को कॉलेज से कुछ भी खास जानकारी नहीं मिल पाई। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह डॉक्टर निखिल हलदर के साथ परसपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने निखिल की शिकायत के आधार पर 19 जनवरी 2021 की सुबह धारा 364(1) के तहत फिरौती के लिए किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया था। एसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने खुद ही अब इस केस को संभालने लगे थे और साथ ही उनकी मदद के लिए 6 पुलिस वालों की टीम को इन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, जो कि ये केस एक स्टूडेंट के किडनैपिंग का था, वो भी फिरौती की मोटी रकम वसूलने के लिए। इसीलिए सर्विलांस टीम को गौरव हलदर की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालने के काम पर लगा दिया गया था। मोबाइल की सर्विलांस में उसके पिछले कुछ घंटों की लोकेशन निकाली गई
तो ये पता चला इस टाइम पर उसकी लोकेशन दिल्ली में मौजूद है। पुलिस की टीम ये पता लगाने में जुट चुकी थी कि गौरव की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा विवाद कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। गौरव और उससे जुड़े कुछ लोगों के साथ उनके भी मोबाइल्स को सर्विलांस पर लगा दिया गया था। पुलिस की टीम लगातार एक एक नंबर की डिटेल्स खंगाल रही थी। गौरव के फोन की लोकेशन संत कबीर नगर के इलाहाबाद में मिली थी और पुलिस वालों की एक टीम बहराइच और 2 टीम गोरखपुर रवाना कर दी गई थी। खुद इंस्पेक्टर सुधीर सिंह एक टीम लेकर दिल्ली चले गए थे। 20 जनवरी की सुबह दिल्ली पहुंच जाने के बाद उन्होंने सर्विलांस टीम की मदद से उस एरिया की छानबीन शुरू कर दी थी जहां गौरव के फोन की लोकेशन थी, लेकिन अब उसका फोन बंद हो चुका था, इसीलिए इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को सही जगह पर पहुंचने पे पूरी मदद नहीं मिल पाई। इस दौरान गोंडा में मौजूद गौरव के पिता डॉक्टर निखिल हल्दर को किडनैपर ने एक और कॉल कर दी थी। उसने फिरौती की रकम बढ़ाकर 80 लाख रुपए कर दिए थे और ये चेतावनी भी दी थी कि अगर 22 जनवरी तक तुमने रकम का इंतजाम नहीं किया तो गौरव का मर्डर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ गोंडा एसपी शैलेश पांडे को जब पता चला कि दिल्ली एक पुलिस टीम गई थी, उन्हें कामयाबी हाथ नहीं मिल रही है, तो उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके बाद उन्होंने लखनऊ में एडीजी को कॉल किया और उन्हें इस केस के बारे में बताया और इस काम में और कई पुलिस ऑफिसर्स की मदद मांगी। अब ये बात 20 जनवरी की दोपहर की थी। गोंडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नोएडा में एसटीएफ ऑफिस पहुंचे। वहां के कुलदीप नारायण सिंह ऑफिसर उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद और यहाँ एक और ऑफिसर थे विनोद सिरोही। इनसे मिलने के बाद इन लोगों ने सारी बातचीत की। बातचीत करने के बाद इन्हें यह पता चला कि इन विनोद ऑफिसर ने कई किडनैपर्स को पकड़ा है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो इन्होंने इन किडनैपर्स को ही दबोचने के लिए ऐसे ही 4-5 पुलिस ऑफिसर इकट्ठा किए और उनकी भी एक अलग टीम बना दी। अब यहाँ अपराधियों तक पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ही है। एसटीएफ की टीम ने उसी टाइम पर गौरव के फोन की सर्विलांस के साथ उसकी सीडीआर खंगालने का भी काम शुरू कर दिया था। गौरव की फोन की कॉल डिटेल्स जब खंगाली गई तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिसने उसके फोन पर कुछ दिनों से एक नए नंबर से बार बार कॉल की जा रही थी, बल्कि ये नंबर गौरव के फोन में माई लव के नाम से सेव था। दोनों नंबर पर 5 से 18 जनवरी तक लगभग 40 बार बात हो चुकी थी और हर एक कॉल का एक्सेस जो टाइम था कॉलिंग का वो लगभग 10 से 40 मिनट का था। इस नंबर पर गौरव के व्हाट्सएप पर फोटोज वीडियोस ये सारी चीजें भेजी जा रही थी। इस नंबर के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये नंबर दिल्ली के एक पते का पाया गया, लेकिन जब दिल्ली की पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचे तब ये पता फर्जी निकल चुका था। जब इस नंबर की लोकेशन खंगाली गई तब पुलिस वाले भी ये जानकर हैरान रह चुके थे कि 18 जनवरी की दोपहर से शाम तक इसकी लोकेशन गोंडा की वो हर जगह पर थी जहां पर गौरव के मोबाइल की लोकेशन थी। पुलिस वाले अब ये समझ चुके थे कि जिसके पास भी ये नंबर है इसी ने ही गौरव की किडनैपिंग की है। पुलिस वालों ने इसी नंबर की सीडीआर खंगालनी शुरू की तो ये पता चला कि ये नंबर करीब 1 महीना पहले ही एक्टिव हुआ था और इसकी कॉलिंग लगभग 4 या 5 नंबर्स पर ही की गई थी या व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए थे। एसटीएफ ने दिन रात मेहनत की। जो भी नंबर इस फोन नंबर के संपर्क में थे उन सभी की कड़ियां जोड़कर उनके मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। रात होते होते ये बात भी साफ हो चुकी थी जो कि किडनैपिंग करने वाले हैं वो नोएडा में भी मूवमेंट कर रहे हैं। वो गौरव को छिपाने के लिए दिल्ली से अब किसी और दूसरे ठिकाने पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। बस इसके बाद अब इन ऑफिसर्स ने इन किडनैपर्स तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया था और गोंडा पुलिस वालों के साथ एसटीएफ की टीम ने इन किडनैपर्स को ढूंढने की तैयारी कर दी थी। 21 जनवरी की देर रात को गोंडा पुलिस ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर अपना एक जाल बिछा दिया था। पुलिस टीम हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए थे। किसी भी गाड़ी पर या बाइक पर जरा सा भी संदेह होता तो उन्हें रोककर उनकी तलाशी ली जा रही थी। इसी बीच एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस वालों की चेकिंग देखकर दूर ही रुक गई। वो गाड़ी जैसे ही रुकी और उस गाड़ी ने जैसे ही बैक गियर डालकर पीछे हटना यू टर्न लेना शुरू किया, पुलिस वालों को उस पर शक हो चुका था। एसटीएफ की टीम एक गाड़ी में पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। पुलिस वाले अब वो लोग भी इस गाड़ी का जब पीछा करने लगे तो यू टर्न लेकर वापस से वो कार दौड़ने लगी। तो मुश्किल से ही 1 किलोमीटर दौड़ तक एसटीएफ की टीम ने उस कार को ओवरटेक करके रुकने पर मजबूर कर दिया था और खुद को फंसा देखकर जो कार में लोग थे वो लोग बड़ी ही तेजी से उतरे और अलग अलग एंगल से अलग अलग दिशाओं में भागने लगे थे। एसटीएफ को ऐसे लोगों को पकड़ने का बहुत अच्छा तजुर्बा होता है, तो इसीलिए पीछा करते हुए एसटीएफ के और साथ में जो गोंडा पुलिस वाले थे वो भी वहां पहुंचे और वहां उन लोगों को पकड़ लिया गया। जैसे ही इन लोगों ने हवाई फायर किया तो ये लोग वहीं पर ही रुक चुके थे। पुलिस टीम ने इन तीनों को दबोचा। इनको दबोचने के बाद उस कार की तलाशी ली गई तो एक शख्स कार की पिछली सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह उस लड़के की फोटो को इतनी बार देख चुके थे कि बेहोश
बेहोश होने के बावजूद भी उन्होंने उसे पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि वो गौरव ही था। अब पुलिस वालों की यहाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिसके लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो इन्हें मिल चुका था। अब कोई दिक्कत नहीं थी, किडनैपर्स भी अब पकड़े जा चुके थे। पुलिस टीम उन तीनों शख्स के साथ और गौरव को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन गए और वहां उन्होंने गौरव के पिता डॉक्टर निखिल, एसपी शैलेश पांडे को इसकी रिहाई की सूचना दे दी थी। अभी तक भी ये लोग तुरंत नोएडा के लिए निकल चुके थे और पुलिस वालों ने जो इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से एक की पहचान डॉक्टर अभिषेक सिंह गोंडा का ही वो रहने वाला था। वो ही इस गैंग का सबसे मेन मेंबर था और ये फिलहाल बाहरी दिल्ली के डीडीए के ग्लेरिया अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 302 के किराए पर रह रहा था और ये पेशे से ही फिजिशियन था और नांगलोई नजफगढ़ रोड पर राठी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। उसके साथ जो पुलिस वालों ने इन 2 लोगों को अरेस्ट किया था, इनमें एक नितेश और एक मोहित शामिल थे। जब इन तीनों से पूछताछ की गई तो ये जो कहानी सामने आई थी वो कुछ इस तरह से थी। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने गौरव की किडनैपिंग करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया था, यानी कि गौरव को पहले एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसाया गया। जब गौरव जाल में फंस गया तो उसका फिरौती वसूलने के लिए उसकी किडनैपिंग कर ली गई थी। मूल रूप से नोएडा के अचलपुर का रहने वाला डॉक्टर अभिषेक सिंह 2013-14 में मेडिकल कॉलेज से जब बीएमएस की पढ़ाई करने के बाद जब वो वापस अपने शहर लौटा, तब उसके दिल में बहुत अरमान थे। डॉक्टरी के पेशे से बहुत सारे पैसा छापना और अच्छा बंगला बनाना, ये सारे उसके सपने थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये सपने एकदम चूर चूर हो चुके थे। उसे नोएडा के किसी भी हॉस्पिटल में ऐसी नौकरी ही नहीं मिली जिससे वो अच्छे से अपना पैसा जोड़ सके और जो भी उसे चाहिए वो सब ले सके। छोटे हॉस्पिटल्स में नौकरी कर लेने के बाद लगातार डॉक्टर अभिषेक 2018 में दिल्ली आ चुका था। यहाँ हॉस्पिटल्स में जॉब करने के बाद वो सन 2019 में नजफगढ़ के राठी हॉस्पिटल में जॉब करने लगा और आखिरकार इस हॉस्पिटल में उसे पहले से मुकाबले तो बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। इसी दौरान डॉक्टर अभिषेक की दोस्ती उसी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर प्रीति मेहरा से हुई। प्रीति मेहरा भी फिजिशियन ही थी। उसके दिल में भी ये सारी ख्वाहिशें थी कि वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करे, अपना एक बंगला हो, उसके पास भी गाड़ियां हो, उसे किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसकी भी जॉब कुछ इसी तरह से थी कि वो अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पा रही थी और ऐसे ही इन्हीं सोच के कारण वो थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार भी रहने लगी थी। जब अभिषेक से इसकी दोस्ती हुई तो इसे लगा कि ये दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। इन दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल चुकी थी। दोनों के सपने एक जैसे थे, दोनों के ख्याल एक जैसे थे और इनकी लाचारी भी एक जैसी थी और ये दोनों अपने सपनों को पूरा करने की इनकी धुन इनके ऊपर बहुत सवार हो चुकी थी। नवंबर 2019 में जब अभिषेक अपने घर गोंडा गया तब उसकी मुलाकात अपनी बुआ के बेटे रोहित से हुई। रोहित भी पयापुर में ही रहा करता था। रोहित की जान पहचान मोहित सिंह से थी। मोहित सिंह नोएडा में रहने वाले अभिषेक के दोस्त राकेश सिंह का साला था और यहाँ वो एक दुकान में जॉब किया करता था। रोहित भी यहाँ मोहित को बहुत अच्छे से जानता था और इन दोनों की जान पहचान एसडीएम कॉलेज में पढ़ रहे गौरव हल्दर से थी। दोनों ही गौरव के अलावा उसके परिवार के बारे में बहुत सब कुछ जानते थे और यहाँ अभिषेक जब दिवाली पर अपने घर गया तो पयापर से उसकी बुआ का बेटा रोहित उसके घर आया हुआ था। रोहित के सामने अभिषेक का दर्द एकदम सामने आ चुका था। शराब पीने के बाद उसने रोहित से यहाँ तक कह दिया अगर उसे कोई चोरी, डाका या किसी के किडनैपिंग करने पड़े तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। अभिषेक की बात सुनते ही रोहित का माथा ठनक चुका था। पहले तो उसने अभिषेक को बहुत समझाया, उसे कहा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, करने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ अभिषेक बिल्कुल नहीं माना तो यहाँ उसका भाई बोला चलो ठीक है, तुम कोई ऐसे शिकार के बारे में बताओ जिससे मेरा सपना पूरा करने के लिए कोई बड़ी रकम मिल सकती हो और जिससे तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाएं। तो रोहित यहाँ पर पहले से ही गौरव हल्दर को जानता था और उसे उसके पूरे परिवार के बारे में भी जानकारी थी। रोहित ने अभिषेक को बताया कि डॉक्टर निखिल हल्दर का बेटा गौरव गोंडा में ही फर्स्ट ईयर की स्टडी कर रहा है। अगर वो किसी तरीके से उसकी किडनैपिंग कर लें तो वो फिरौती के रूप में एक बहुत बड़ी रकम मांग सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक ने जब डॉक्टर प्रीति मेहरा को गौरव की किडनैपिंग करने के बारे में ये सारी डिटेल प्लानिंग बताई तब उसने बिल्कुल भी नाराजगी ना जताते हुए ये कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो एकदम खुश हो चुकी थी और उसने साथ में ये कहा कि गौरव की किडनैपिंग करने में वो खुद उसकी मदद करेगी। प्रीति ने अभिषेक को बताया कि अगर एक जवान लड़के की किडनैपिंग करनी हो तो किसी जवान लड़की को उसके सामने चारा बनाकर डाल दो, वो खुद ब खुद उसके जाल में फंस जाएगा। अभिषेक से उसने गौरव का नंबर देने के लिए कहा तो अभिषेक ने उस रोहित से गौरव का नंबर लिया और
गौरव का नंबर लाकर डॉक्टर प्रीति मेहरा को दे दिया और ऐसे ही एक रॉन्ग नंबर के बहाने गौरव को कॉल करके ऐसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया। पहली ही बार में बात कर लेने के बाद गौरव उसके जाल में फंस चुका था और दोनों का एक दूसरे से इसका परिचय कुछ ऐसे हुआ कि उस दिन के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। प्रीति मेहरा वीडियो कॉल के जरिए जब गौरव से बात करती थी तो उसे अपनी बॉडी दिखाकर अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी थी और ऐसे ही गौरव भी उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट होता चला गया कि उसे तो इस बात का पता तक नहीं चला कि ये सब एक अननोन लड़की क्यों अचानक से कर रही है। इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है, लेकिन नहीं, उसे उस लड़की के सामने कुछ और दिख ही नहीं रहा था। और ऐसे ही ये दोनों अब बात करने लगे थे। अब यहाँ कपड़ों की दुकान पर काम करने वाला मोहित जब अभिषेक को उसने गौरव की किडनैपिंग करने के बारे में बताया और उससे रकम मांगी तो उसने अपने एक दोस्त नितेश से उसे मिलवाया। दरअसल नितेश और मोहित एक ही जिम में जाया करते थे, इसीलिए दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। और यहाँ नितेश इंश्योरेंस कराने का काम किया करता था। मोहित ने उसे मोटी रकम मिलने का सपना दिखाया और उसे इस किडनैपिंग की प्लानिंग में शामिल कर लिया था। इसके बाद नितेश ने 3 आईडी तैयार की और इन्हीं आईडीज के आधार पर 3 अलग अलग सिम कार्ड्स खरीदे और इन तीनों सिम कार्ड्स को खरीद लेने के बाद डॉक्टर प्रीति मेहरा, डॉक्टर अभिषेक और मोहित ने ये तीनों ने एक सिम कार्ड अपने पास रख लिया था। डॉक्टर प्रीति मेहरा ने तो अपने सिम का इस्तेमाल गौरव से दोस्ती करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए शुरू कर दिया था, लेकिन अभिषेक और मोहित ने किडनैपिंग करने से कुछ दिनों पहले ही अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। प्रीति मेहरा ने गौरव को अपने प्यार में इस तरह से फंसा लिया था कि वो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। जब सबने ये देखा कि शिकार अब जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुका है, तब प्रीति ने गौरव को व्हाट्सएप मैसेज किया कि वो 18 जनवरी को उससे मिलने के लिए गोंडा आ रही है। रोहित भी उस टाइम पर दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली से एक डिजायर कार लेकर डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर प्रीति मेहरा, मोहित, रोहित और नितेश ये पांचों गोंडा पहुंच चुके थे। गोंडा पहुंचने से पहले रोहित बहराइच में ही उतर चुका था और इधर डॉक्टर प्रीति ने रोड पर ऐसे ही अननोन शख्स थे मिलने के लिए उसका फोन लेकर कॉल किया और उसके कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक जगह पर बुलाया। प्रीति के प्यार में फंसा हुआ ये गौरव वहां पर पहुंच चुका था। गौरव को प्रीति ने अपने साथ कार में बिठाया, जहां बैठे बाकी सारे लोगों ने उसे दबोच कर उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद वो सारे गोंडा से निकल चुके थे। उनकी प्लानिंग गौरव को संत नगर में बने सतीश के घर पर छिपाने की थी। वो लोग वहां पर पहुंच भी चुके थे, लेकिन इन लोगों ने बाद में इरादा बदला और कुछ ही देर में कार से दिल्ली के लिए चल पड़े थे। 18 जनवरी की रात को ही वो दिल्ली पहुंच गए और रास्ते में ही गाजियाबाद के पास गौरव के फोन से गौरव के पिता निखिल को फिरौती के लिए पहला फोन करके तब तक 70 लाख रुपए की फिरौती ये मांग चुके थे। इसके बाद इन्होंने गौरव को अभिषेक के फ्लैट पर छिपा दिया। नीतीश या मोहित ही इसे खाना देने के लिए जाया करते थे और ये फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि नीतीश का ही था। और डॉक्टर अभिषेक और प्रीति इसे लगातार नशे के इंजेक्शन देते रहते थे ताकि वो होश में आकर शोर ना मचा दे। उन लोगों ने कई बार गौरव के साथ मारपीट भी की। इधर रोहित ने जब गोंडा और बहराइच में गौरव के किडनैपिंग के कांड को लेकर छप रही खबरों के बारे में अभिषेक को बताया कि पुलिस वालों की एक टीम दिल्ली में गौरव की तलाश कर रही है, तब अभिषेक ने गौरव को अपने फ्लैट से कहीं दूर जगह पर रखने की प्लानिंग की। इसीलिए डॉक्टर अभिषेक रोहित और नीतीश के साथ 21 जनवरी की रात को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे कार से लेकर ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। तभी पुलिस वालों ने सर्विलांस के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाया और उन्हें वहीं पर दबोच लिया गया। नीतीश के पिता और गोंडा पुलिस के नोएडा पहुंचने पर एसटीएफ ने उन्हें गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया था। इधर पुलिस वालों को रोहित और सतीश नाम के 2 और लोगों के शामिल होने की जब खबर लगी, तब गोंडा पुलिस अब दबे पांव जाकर उसी रात रोहित और सतीश को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस पूरे क्राइम सीन की खबर पाकर ये जो डॉक्टर प्रीति मेहरा थी, ये वहां से फरार हो चुकी थी। इसकी तलाश में एसटीएफ और गोंडा पुलिस वालों ने कई जगह छापे मारे, लेकिन वो पुलिस वालों की पकड़ में ही नहीं आ रही थी। गोंडा पुलिस ने प्रीति की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी थी, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने 1 फरवरी को प्रीति को उसके गाँव धौर, जिला झज्जर, हरियाणा से अरेस्ट कर लिया था। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली प्रीति मेहरा वर्तमान में दिल्ली के प्रेम नगर में रहा करती थी। फिलहाल यहाँ अभी सभी के सभी आरोपी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ चुके हैं, वो भी उन्हें अभी जेल में कैद कर रखा है। और रही बात इसकी एंड की, इस केस की, इसके एंड में इन लोगों को क्या क्या सजा मिली, तो किसी को यहाँ पर 5 साल की, किसी को 10 साल की और किसी को 15 साल की, इनको ऐसे सजा मिली थी। और उसके बाद जहाँ जहाँ से इन लोगों ने ये बेहोशी के इंजेक्शंस खरीदे थे, उस मेडिकल की भी अभी जांच पड़ताल होनी बाकी थी। तो ये थी पूरी स्टोरी। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना है या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना
करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आकृति अंबस्ता को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।